तो वो आपका बचपन का देहरादून और आज के देहरादून में आपको क्या अंतर दिखता है? 5 हफ्ते की प्रचंड गर्मी ने पिछली बार देहरादून शहर के लोगों को, यहाँ के बाशिंदों को, पशु पक्षियों को, सबको हिला करके रख दिया था। तो ये जो हम क्लाइमेटिक चेंजेस अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, तमाम ऐसी चीज़ों को हम देख रहे हैं, तो ये नेचुरली एक बड़ा कॉज फॉर वरी तो है ही है। सहजदारा रोड ऐसा लगता था कि पूरे के पूरे हम किसी जो है एक टनल के अंदर से जा रहे हैं, तो दोनों तरफ से पेड़ ऐसे लगे रहते थे। आज वहाँ पे एक पेड़ नहीं है। सहस्त्रधारा रोड का आपने उदाहरण दिया, तो भैया उसको काट करके देखिए क्या मिला। आज अगर उसकी भी एक बड़ी ईमानदारी के साथ में और बेबाकी के साथ में बात हो, ठीक है, आपकी सड़क चौड़ी हो गई तो जो रियल एस्टेट का जिनका काम है वो ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग्स बना सकते हैं। उस चौक पे मैंने एक ऑफिस देखा, उत्तराखंड मेट्रो, और मैं काफ़ी लंबे समय तक मैं सोचता रहा कि ये ऑफिस यहाँ पे है क्यों, उत्तराखंड मेट्रो कर क्या रहा है, और कई सालों तक लगातार मैंने देखता रहा हूँ। देखिए, मेट्रो तो अनवायबल है। जो दिल्ली में मेट्रो चल रही है वो अनवायबल है, क्योंकि यहाँ पर उतना पैसेंजर लोड है नहीं। तो वो तो जो शुरू से जो कॉन्सेप्ट था, जिसे हम कहते हैं कि वो तो उसमें वो फ्लॉड कॉन्सेप्ट था। अब बसने दिया है तो पहले बसा रहे हैं, अब उनको हटा रहे हैं, तो इसका जो इम्पैक्ट है उन लोगों के ऊपर भी, और इस रोड का देहरादून के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब ये रिस्पना बिंदाल जो, इस पर भी आने से पहले मैं एक आध आपसे और बातें शेयर करना चाहूँगा, और उसको लेकर के मैं आपत्ति भी दर्ज कर रहा हूँ आपके कार्यक्रम के माध्यम से। असल में ये रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर की अगर आप जानकारी देखें, ये सिर्फ अखबारों में आ रही है, इसके बारे में पब्लिक डोमेन में कहीं जानकारी। नमस्कार, मैं अमित अमोली और आप देख रहे हैं ITG टॉक्स। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है, उनका नाम ही उनकी पहचान है और उनका काम। तो हम स्वागत करते हैं अनूप नौटियाल जी का। नमस्कार सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। धन्यवाद सर। आप बल्कि धन्यवाद हमें बोलना चाहिए कि आपने हमें टाइम दिया। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है, मतलब है ना, मतलब जितना बिजी आप रहते हैं। नहीं कोई हम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं सर। बट ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है, हम ऐसे ही बिजी हो रखे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी आपके स्टूडियो में आके, आपके साथियों से मिलके, इधर अजमेर जी से मुलाकात हुई, बाकी यंगस्टर्स को देखा तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब ये जो आपका कोट है, ये मैंने आपके मुंह से पहले भी मैंने कई बार सुना है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हाँ। और आज रियलिटी में ऐसे ही लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है जिस तरीके से आप जो हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की भूमिका निभा रहे हैं। मतलब ये काम एक्चुअल में जिनको करना चाहिए वो करते ही नहीं है, ठीक। और वो लोग कर रहे हैं जिनको अगर वो नहीं भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आराम से, आप या हम कोई भी अपने लाइफ को आराम से जी रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे अब्दुल्ला की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है आज। नहीं, चलिए आप इसको फील करते हैं, और बल्कि मैं तो एक उदाहरण के साथ में, अगर मैं इसी बात के साथ में अगर एक उदाहरण भी जोड़ूं, तो मैं व्यक्तिगत तौर पर बड़ा विचलित इस बात को लेके हुआ हूं कि अभी आज से 2 रोज पहले मसूरी में एक पर्यटक की ट्रैफिक में फंसने से मौत हो जाती है, और संभवतः ये शायद हमारे राज्य उत्तराखंड की ट्रैफिक, जो कि आज एक इतनी विकराल समस्या बन चुकी है, और मैं उन लोगों से जो कि इस एपिसोड को देख रहे हैं उनसे बातचीत कर रहा हूँ। आपसे तो ऑफ कोर्स आपकी हमारी बातचीत हो रही है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि संभवतः ये 2025, जब उत्तराखंड राज्य को बने हुए 25 साल हो चुके हैं, तो आज जहाँ पर्यटन हमारे राज्य के लिए बेहद ज़रूरी है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, विकास बेहद ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ में जो दूसरी सच्चाई ये भी है कि एक पर्यटक जो ट्रैफिक में फंस जाते हैं और वो मसूरी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से यानी लैंडौर तक जाने में 4-5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो पूरा नहीं कर पाते, तो ये भी मेरे को बड़ी विचलित करने वाली एक बात है। और जब खैर ऑफ कोर्स जब चीज़ें विचलित करती हैं तो हमें समाधान भी तलाशने हैं। तो जो आप और हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आपके और हमारे हाथ में भले ही ताकत ना हो कि हम ये बदलाव कर सकें, लेकिन इस किस्म के बदलाव होने जो है हमारे शहरों में और हमारे राज्य में बेहद ज़रूरी है। सही बात करें सर आप। अच्छा सर, जब शहरों की इस तरह की बातचीत होती है तो मेरे को एक समय याद आता है। मैं स्कूल टाइम पीरियड की बात है मेरे अपने। मैं देहरादून आया और अपने किसी दोस्त के साथ घूमने के लिए आया था यहाँ पे।
और मेरे को वो दोस्त मेरे से शायद थोड़ा-सा मेरे से बड़ा था और उसने बोला कि चलो चलते हैं, तो मेरे को ज़्यादा मालूम नहीं था, लेकिन एक एक्साइटमेंट थी कि चलना है, हम चल पड़े। मेरा स्कूल का ही दौर था, मैं आके मैंने जब देहरादून देखा, तो उसी समय मेरे दिमाग में आया कि यार ये जगह जो है स्वर्ग है, बहुत बढ़िया जगह है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में देहरादून आ गया था, गर्मियों का टाइम था, हल्की-हल्की गर्मी बढ़ रही थी और मेरे को लगा कि थोड़ी गर्मी हो रही है और मैं क्योंकि उस समय रुड़की में रहा करता था, तो रुड़की में हमने अच्छी खासी गर्मी देखी हुई है, तो हमारे लिए तो वो नॉर्मल था। लेकिन 12 से 1 बजे का टाइम था, धूप निकली हुई थी और एकदम से हल्की-हल्की बूँदें पड़नी शुरू हो गई या बारिश शुरू हो गई। वो मौसम देख के मेरे को लगा कि नहीं ये जगह है जहाँ रहना चाहिए, यही जगह है। हुँ। लेकिन वो तब का देखा हुआ मेरा और आज का देहरादून, ज़मीन आसमान का अंतर मेरे को महसूस होता है। लेकिन जैसा कि मैं जानता हूँ कि आप मेरे ख़्याल से देहरादून में ही पैदा हुए? हाँ, या प्लीज़ आप कंटिन्यू हाँ जी, करिए। मतलब दे आपका बचपन और स्कूलिंग देहरादून की है और उसके बाद आपने काफ़ी समय बाहर भी बिताया है और उसके बाद वापिस आप देहरादून में हैं। अब पिछले कुछ सालों से आप लगातार देहरादून के लिए काम कर रहे हैं। तो वो आपका बचपन का देहरादून और आज के देहरादून में आपको क्या अंतर दिखता है? देखिए, मैं एक उदाहरण के साथ में बात करूँगा, तो जो हमारा घर है वो बल्लूपुर से आगे हमारा घर पड़ता है और जब हम छोटे थे तो जब घर से शहर आना होता था, तो उस समय भी हम यही कहते थे कि हम शहर जा रहे हैं। तो ये एक तो हमारी अगर आप बातचीत और बोली की बात भी देखें, तो जबकि देहरादून शहर तो देहरादून शहर हुआ, हुँ, हुँ। लेकिन तभी बोला जाता था कि मैं शहर जा रहा हूँ। जैसे अगर हम विदूषी की बात करें, तो कहते हैं, "भई मैं डाउनटाउन जा रहा हूँ, तो मैं शहर जा रहा हूँ।" तो एक तो ख़ैर ये बात हुई। दूसरी जो जो जिस बात का आप ज़िक्र कर रहे हैं, तो जब हम घंटाघर से बल्लूपुर पहुँचते थे, जैसे आप घंटाघर से बल्लूपुर तक आए, तो वो लगभग 3.5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर हुआ हुँ। और जैसे ही बल्लूपुर से आप प्रेमनगर की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि बल्लूपुर से दाईं तरफ जो है वो एफआरआई तो पूरा की एफआरआई का पूरी जंगल ही है बाउंड्री है, सब। वो पूरा एफआरआई है। तो ऐसा महसूस होता था किसी भी समय की आप बात करें कि तापमान एकदम 1.5 डिग्री या 2 डिग्री एक शरीर में एकदम एक ठंडक एक महसूस ठंडक होती सी थी। महसूस होती थी। तो वो ठंडक तो जो है वो सिर्फ़ अब यादों में है और जिसने उसको महसूस किया होगा, और वहीं पर ही ऑफ़ कोर्स कैनाल थी। तो अब ये सब तो जैसा है कि अब आप उसको हिस्ट्री बुक्स बोल लीजिए, मेमोरीज़ बोल लीजिए। मैं कई लोगों को देखता हूँ इंस्टाग्राम पे भी, जो इन पुरानी बातों को सामने लेकर के आते हैं, तो जिसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं। तो नॉस्टैल्जिया तो बड़ा बहुत शानदार है, भई आप अपने फ़ोन में देख रहे हैं और वो पुरानी रील्स चल रही हैं। तो ये तो ख़ैर नेचुरली भई जैसा आपने भी कहा कि ये तो सब हिस्ट्री हो चुकी है। और आज का जो देहरादून है वो आई एम श्योर उसको भी लेके हम और बातचीत करेंगे। लेकिन मैं अगर आपके सवाल का जवाब दूँ, तो जैसे मैंने एक उदाहरण के साथ में आपको बताया, और दूसरा मैं इसी के साथ में एक और बात जोड़ना चाहूँगा, जो कि मुझे लगता है कि जो हमें देख रहे हैं, वो इमीडिएटली उसके साथ शायद रिलेट भी करेंगे, क्योंकि बड़ी रिसेंट है। हुँ, ये हुँ। 2025 तो हमारी कम से कम यहाँ पर, क्योंकि इस साल बरसात काफ़ी हुई है तो गर्मी वैसी नहीं पड़ी। लेकिन अगर आप पिछले साल की गर्मी को याद करें, तो देहरादून शहर में पहली बार संभवतः तापमान ने 40 डिग्री, जैसे जब बिल्कुल। नीरज चोपड़ा जब भाला फेंकते हैं तो कहते हैं कि भाई आज तक उन्होंने इतना नहीं फेंका है, नया रिकॉर्ड हो गया है। तो पहली बार देहरादून के इतिहास में 40 डिग्री निरंतर जो है वो पार हुआ। और जितने पुराने यहाँ के बाशिंदे हैं, और सभी लोगों का यही कहना और मानना था, क्योंकि अनुभव है कि जैसे ही 38-39 होता था एकदम बरसात हो जाती थी। लेकिन 5 हफ्ते की प्रचंड गर्मी ने पिछली बार देहरादून शहर के लोगों को, यहाँ के बाशिंदों को, पशु पक्षियों को, सबको हिला करके रख दिया था। तो ये जो हम क्लाइमेटिक चेंजेस अपने इर्द-गिर्द देख रहे हैं, तमाम ऐसी चीज़ों को हम देख रहे हैं, तो ये नेचुरली एक बड़ा कॉज़ फॉर वरी तो है ही है। अच्छा सर, ये तो हो गया आपके बचपन का देहरादून और आज का देहरादून। लेकिन हमने देहरादून के बारे में जितना पढ़ा है या हुँ, जितना देखा है, हुँ। तो देहरादून को इस हिसाब से नहीं बसाया गया, जिस हिसाब से देहरादून आज बन चुका है। यहाँ की ट्रैफ़िक की समस्या, यहाँ जिस हिसाब से सड़कें हैं, उसके मतलब देहरादून बहुत अच्छा लगता था हमको जब हम पहले देहरादून में घूमते थे, जब नया-नया मैं देहरादून आया था। तो जहाँ जाओ उस तरफ सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगे होते थे बड़े अच्छे। अगर अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो सहजदारा रोड ऐसा लगता था कि पूरे के पूरे हम किसी जो है एक टनल के अंदर से जा रहे हैं, वो दोनों तरफ से पेड़ ऐसे लगे रहते थे। आज वहाँ पे एक पेड़ नहीं है, सिर्फ़ सड़क को चौड़ी करने के लिए, ट्रैफ़िक को मेंटेन करने के लिए। तो क्या लगता है कि ये सब चीज़ें करने से
यहाँ की जनता को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? देखिए, आप तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो जो आपने जैसे उदाहरण के तौर पर सहस्त्रधारा रोड का आपने उदाहरण दिया, तो भैया उसको उसको काट करके देखिए क्या मिला। आज अगर उसकी भी एक बड़ी ईमानदारी के साथ में और बेबाकी के साथ में बात हो, ठीक है, आपकी सड़क चौड़ी हो गई, तो जो रियल एस्टेट का जिनका काम है, वो ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग्स बना सकते हैं, क्योंकि जितनी सड़क चौड़ी होती है, तो आपको, जिसे हम एफएआर कहते हैं, आपको वो सुविधा मिलती है। तो निश्चित तौर पर जो रियल एस्टेट की लॉबी है या बिल्डर लॉबी है या कोई और लॉबीज़ होंगी, उन्हें तो निसंदेह ये 2000 पेड़ काट करके एक आर्थिक लाभ है। लेकिन अगर हम एक आम देहरादून शहर के व्यक्ति की बात करें, तो उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही झेलना पड़ रहा है ना। ये आप इतना जो आपने अभी अगर हम पेड़ कटान की बात करें, तो पेड़ कटान पर भी हम आएंगे, लेकिन जो आपका एक बड़ा सवाल था कि देहरादून, या जो मुझे समझा कि भाई देहरादून कहाँ गलत हो गया, कहाँ पर वो गलत रास्ते पर चल पड़ा, तो अब इसकी देखिए एक बड़ी लंबी लिस्ट हो सकती है। अभी पहली बात, अगर आपके मास्टर प्लान्स की बात करें, तो राजधानी बने हुए, और बल्कि राजधानी से मुझे याद आया, उत्तराखंड तो एक ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी ही नहीं है, जिसकी राजधानी ही नहीं है। तो एक इतनी बड़ी एक अस्थिरता है। मतलब अगर हम जैसे कहते हैं ना, प्याज की हमने कहाँ से बात शुरू करी, हमने बात सहस्त्रधारा से करी, लेकिन हम फिर कहीं और चले गए और हम राजधानी पर आ गए। तो एक ऐसा दुर्भाग्यवश राज्य जो 25 साल में इस बात का निर्धारण नहीं कर पाया कि उसकी राजधानी कहाँ होगी। उसकी राजधानी देहरादून होगी, उसकी राजधानी आने वाले समय में क्या रायपुर बनेगी, क्या गैरसैंण भी तो राजधानी। और इसको भी लेकर के भी बीच में इनफैक्ट मेरे कुछ वीडियोस भी आए, और उसको लेकर के एक बड़ा जन सैलाब भी जो है, उन संवादों के साथ में, उन श्रृंखलाओं में, सोशल मीडिया पर हजारों की संख्या में लोग जुड़े। और ये भी तो अपने आप में एक बड़ा, बेहद बड़ा सवाल उत्तराखंड राज्य के लिए है कि उत्तराखंड राज्य, जो कि एक जिसकी एक मूल अवधारणा एक पर्वतीय राज्य की है, उसकी राजधानी एक पर्वतीय शहर क्यों नहीं हो सकता। अब ऑफ कोर्स देखिए, हर चीज के पहलू, काउंटर पहलू हैं। बहुत से लोगों का ये कहना है कि भाई आपने तो देहरादून को बर्बाद कर दिया, अब आप गैरसैंण को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? क्योंकि लोगों में इस बात का एक बहुत बड़ा भय और खौफ है हमारी पूरी व्यवस्था से और इस पूरे तंत्र से, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से न सिर्फ देहरादून लेकिन उत्तराखंड के तमाम शहरों को धीरे धीरे करते हुए, बिगड़ते हुए, बदसूरत होते हुए, बदरंग होते हुए, बर्बाद होते हुए अपने शहरों से वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो उन्हें इस बात की, उनको हौसला नहीं है कि आप गैरसैंण को भी बसा पाएंगे। लेकिन मैं अगर वापस आपके सवाल पर आऊं, तो अब देहरादून का देखिए कोई मास्टर प्लान कभी जमीन पर लागू ही नहीं हो पाया। पीछे के मास्टर प्लान्स को भी छोड़ दें, अगर वर्तमान के भी मास्टर प्लान की बात करें, तो अभी ये जून 2025 चल रहा है। आज से 26 महीने पहले यानी अप्रैल 2023 में एमडीडीए ने देहरादून ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2041 जारी किया था। आज 2 साल 2 महीने बीत चुके हैं। उस मास्टर प्लान का कहीं अता पता नहीं है। बीच में उसमें कुछ भ्रष्टाचार और तमाम ऐसी बातें भी आई। तो जो आपका एक बेस डॉक्यूमेंट होना चाहिए था, उसके आधार पर तो आपने अपने शहर की प्लानिंग ही नहीं करी। तो जब आपने आज शहर की प्लानिंग ही नहीं करी, तो कौन सा एरिया रेजिडेंशियल है, कौन सा एरिया कमर्शियल है, कौन सा एरिया इंडस्ट्रियल है, शहर की जोनिंग की क्या व्यवस्था है। तो जब पूरा एक ये जिसे हम हौच पौच कहेंगे, जब सारी चीजें ही हौच पौच हो गई, तो उसका जो दुष्परिणाम है वो ट्रैफिक है। अमित भाई, मैं एक बात बोल करके फिर आप बोलिएगा। तो अब होता क्या है कि इसमें भी देखिए 2 दृश्य हैं, ये 2 चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तरफ आपके कोर्ट हैं, एक तरफ आपके जिन्हें हम कॉन्जर्वेशनिस्ट कहते हैं या आप एक्टिविस्ट कह सकते हैं, वाले लोग हैं, और आम जनमानस है, सिटीजनरी। तो ये अपने तरीके से कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं। कोर्ट भी आपको पता ही है भाई, बार बार कोर्ट के भी डायरेक्शंस आते रहते हैं, लोग पीआईएल दर्ज करते हैं। एक लखेड़ा जी की भी पीआईएल थी कि भाई आपको अतिक्रमण हटाना है। तो एक तरफ तो ये वाला परिदृश्य है। अब इसके विपरीत होता क्या है? अब अगर आप इसके विपरीत देखें, तो जो हमारा पूरे तंत्र की नीरसता बोल लीजिए, शिथिलता बोल लीजिए, अंग्रेजी का एक शब्द है एपैथी बोल लीजिए, उनको है ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, उन्हें काम करने की वो जज्बा ही नहीं है। तो एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरा अतिक्रमण, और तीसरा अगर कभी कुछ करना भी है तो खाली वो दिखावे के लिए करना है। तो ये जो 2 फोर्सेस हैं, एक तरफ तो ये सब हो रहा है
और दूसरी तरफ ये सब हो रहा है। इसीलिए जो पूरा का पूरा अव्यवस्था का जो हम मंजर देख रहे हैं, और उस अव्यवस्था के कारण जो पहली मौत मसूरी यहां पर है, अगर हम हाथ से करें तो वो जो पहली मौत हुई है, और ये मेरी बहुत समय से इस बात को लेकर के चिंता थी, मैं कभी इसको लेकर के बोला नहीं, लेकिन मेरे दिल में एक ये बात थी कि एक ऐसा दिन भी आएगा उत्तराखंड राज्य में जब दुर्भाग्यवश ट्रैफिक में किसी की मौत होगी। और मुझे क्योंकि मैं इस बात को लेकर के बड़ा मेरे को बड़ा अफेक्ट हुआ है इस बात को लेकर के। मैं नेचुरली उस परिवार को नहीं जानता हूं, लेकिन एक 62 वर्ष के एक व्यक्ति की, एक टूरिस्ट की मौत हो जाती है, ये हम लोगों को, हमारे पूरे समाज को, और विशेष तौर पर हमारी सरकार को, हमारी व्यवस्था को इसे झकझोरना चाहिए। तो ऐसे करके तमाम पहलू हैं अमित जी इस पूरे शहरीकरण के मॉडल के, न सिर्फ देहरादून के अपितु पूरे उत्तराखंड राज्य के। जैसे ट्रैफिक को लेके हमारी इतनी चर्चा हुई, इस ट्रैफिक से ही मेरे को एक चीज़ और याद आती है। यहाँ से पहले मेरा ऑफिस था महिंद्रा शोरूम वाले चौक पे, और मैं वहाँ से जब भी मैं आता जाता, क्योंकि ऑफिस वहीं था तो रोज़ दिन में 2-3 चक्कर लगते ही लगते थे, तो उस चौक पे मैंने एक ऑफिस देखा, उत्तराखंड मेट्रो। और मैं काफ़ी लंबे समय तक मैं सोचता रहा कि ये ऑफिस यहाँ पे है क्यों, उत्तराखंड मेट्रो कर क्या रहा है, और कई सालों तक लगातार मैंने देखता रहा हूँ, लेकिन उत्तराखंड मेट्रो का मेरे को कभी कुछ समझ में नहीं आया कि वो ऑफिस क्यों खुला। एक बार मैंने पता किया कि इस ऑफिस का जो है, जो यहाँ खोला गया है, जिस बिल्डिंग में खोला गया है, इसका रेंट कितना है, इसका खर्चा कितना है, तो मालूम चला कि वो करोड़ों का खर्चा उसमें ऑफिस को रखने का हो चुका है। और उस उत्तराखंड मेट्रो का मैंने आज तक कहीं पे ये नहीं देखा कि कहीं पे कोई एक ईंट रखी गई हो। तो ये विचार, मतलब उत्तराखंड मेट्रो जो है देहरादून के लिए जो बनाया जा रहा था, क्या सार्थक था या कोई गलती थी कि जो इसको लेके आए? देखिए, जो हम ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, तो उसके खैर बहुत सारे कारण हैं। भाई ट्रैफिक की प्रॉब्लम क्या है, नेचुरली प्रॉब्लम है तो हम खाली प्रॉब्लम की बात ना करें, हम कुछ समाधान भी तलाशें। भाई हमारा पर्पस ये भी होना चाहिए। और मैं उस पर आने से पहले, क्योंकि मैं बार बार मसूरी का जिक्र कर रहा हूँ, उसमें भी मैं एक छोटा सा समाधान जल्दी से बोलना चाहूँगा कि अगर मसूरी में ट्रैफिक है, या ऋषिकेश में ट्रैफिक है, या कैंची धाम में ट्रैफिक है, अगर हमारी वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकती, तो क्या वहाँ पर हम बाइक एम्बुलेंस, जिसको हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर कहते हैं, क्या हम उनकी फ्लीट लगा सकते हैं, उन्हें 108 के साथ में जोड़ सकते हैं? मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, 2010 में भी जब महाकुंभ, यहाँ पे कुंभ हुआ था हमारे राज्य में, चूँकि उस समय मैं 108 से जुड़ा हुआ था, तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि हमने उस दौरान भी जो है बाइक एम्बुलेंसेस को हमने वहाँ पर हरिद्वार में चलाया था। तो ऐसे सॉल्यूशंस भी हैं। लेकिन वापस अगर हम मेट्रो पर लौटें, देहरादून पर लौटें, देखिए एक जो सबसे बड़ी जो मूलभूत समस्या है ट्रैफिक की, वो ये है कि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो एक लाइन में अगर हम बोले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। अब चूंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो हर व्यक्ति के पास में अपनी गाड़ी है। अब देहरादून शहर की पॉपुलेशन क्या है, ये आज की तारीख में कोई जानता नहीं है। हो सकता है 15 लाख हो, 16 लाख हो, 18 लाख हो। तो जितनी पॉपुलेशन, लगभग 10-12 लाख गाड़ियां यहाँ पर रजिस्टर्ड है। मैं ऋषिकेश की बात करूं तो ऋषिकेश की जनसंख्या लगभग 3 लाख, 3.5 लाख होगी, वहां पर 2 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड है। तो हर व्यक्ति जब अपनी गाड़ी लेकर के निकल रहा है, तो एक तो ये वाला पहलू हो गया। दूसरा, फिर जो हमारे जो पूरी सड़कों का नेटवर्क है, ठीक है, अब आप सड़कों को भी, उसकी भी एक सीमा है, आप उन्हें कितना चौड़ा करेंगे, क्योंकि आप जितना चौड़ा करेंगे हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सड़कों की आप एक लिमिट तक ही उनको चौड़ा कर सकते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा जो रामबाण है, जो आपके वर्तमान के रोड्स पर जो अवरोध पैदा कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पर बड़ी बुनियादी चीज ये है कि आपकी बहुत सारी तो ट्रैफिक लाइट्स ही नहीं चलती हैं। बिल्कुल। या अगर आपकी ट्रैफिक लाइट चलती हैं, मैं फिर से एक बार बल्लूपुर की ट्रैफिक लाइट का आपको जिक्र करना चाहूंगा। आपको हो सकता है बड़ी छोटी बात लगे, लेकिन ये छोटी छोटी बातें भी महत्वपूर्ण है। तो जहां हमें बड़ी बातों के बारे में भी सोचना है, हमें एक साथ ही बड़ी बातों के ऊपर, रणनीतिक चीजों के ऊपर और इन छोटी छोटी चीजों पर भी काम करना है। उदाहरण के तौर पर वापस बल्लूपुर लौटते हैं। बल्लूपुर की रेड लाइट जो है वो 20 सेकंड में जो है आपकी समाप्त हो जाती है। अब अगर किसी को कोई इस बात का इंटरेस्ट हो कि कोई वहां पर खड़ा होकर के ये देखे कि अगर हमारी वो 20 सेकंड की जगह अगर हमारी 1 मिनट ट्रैफिक लाइट चलती है एक साइड की, तो क्या हमारा ट्रैफिक थोड़ा सा फास्ट होता है। मेरे कहने का आशय ये है कि हमें, और जो हमारी पूरी व्यवस्था और जो हमारा सिस्टम जिसे जिम्मेदारी दी गई है, उसे
बेसमेंट पार्किंग की हजारों बार बात हो चुकी है इतने सालों में। क्या हम अपनी बेसमेंट पार्किंग्स को मैक्सिमाइज कर रहे हैं? क्या हम अपनी ट्रैफिक लाइट्स को मैक्सिमाइज कर रहे हैं? क्या जो हमारा एग्जिस्टिंग सीसीटीवी का जो नेटवर्क है, क्या हम उसका पूर्णतः सदुपयोग कर रहे हैं? तो जो पहले हमारा ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम पहले तो उसको ठीक करने की कोशिश करें। लेकिन होता क्या है अमित भाई, कि ये मैंने सरकारों की एक फितरत देखी है, उन्हें हर साल में कुछ नया, जैसे एक नई फिल्म है, जिस तरीके से कोई करण जौहर की, शाहरुख खान की एक हर साल एक नई फिल्म आ रही है, इन्हें भी कुछ ना कुछ नया लाना है। अब इस नए के चक्कर में क्या होता है कि जो पुराना होता है वो दरकिनार हो जाता है। अब आज की तारीख में जो नया, मैं उसे शिगुफा कहूंगा, वो 6200 करोड़ का रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर है। उसको भी लेकर के हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट है वो, अब उसमें देखिए हर किसी का एक अलग अलग मत हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं सोच रहा हूं वही सही होगा, लेकिन मेरा वो कम से कम मत है, तो आज हम उसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो आपका जो सवाल जो ट्रैफिक को लेकर के था, मेट्रो को लेकर के था, आपने बिल्कुल सही कहा कि 80 करोड़ रुपए 8 साल में खर्च हो गए, और 8 ईंट तो क्या, एक ईंट भी नहीं लगी। लेकिन उस उत्तराखंड मेट्रो को लाने का उद्देश्य यहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही सुदृढ़ करने का था। तो अगर इन 2-4 चीजों के ऊपर एक साथ काम होता है, उसको अगर हम समराइज करें, जो हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है, वो कहां पर जो उसके बॉटलनेक्स हैं, हमारी सड़कों पर बरसात में बहुत सारे पॉटहोल्स हो जाते हैं, जिस तरीके के साथ में, और ये भी थोड़ा सा एक क्रिएटिव सोच है, जिस तरीके के साथ में हमारी एक एम्बुलेंस होती है, क्या हमारी एक रोड एम्बुलेंस हो सकती है? क्या पीडब्ल्यूडी एक रोड एम्बुलेंस नहीं बना सकता? कि खटखट आप समझिए करिए कि कमांडो स्टाइल में या बिल्कुल फौजी स्टाइल में हमारे पीडब्ल्यूडी के 2-4 लोग एक रोड एम्बुलेंस लेकर के चलते हैं, जहां पर भी उन्हें पॉटहोल्स दिखाई देते हैं, खट 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 उसको वो ठीक कर देते हैं। तो इस किस्म की चीजें भी जो हैं वो हो सकती हैं। तो हम अपने पॉटहोल्स को ठीक करें, हम अपनी ट्रैफिक लाइट्स को ठीक करें, हम अपनी बेसमेंट की पार्किंग को मैक्सिमाइज करें, हमारे शहर भर में जितनी पार्किंग की जो एग्जिस्टिंग स्पेसेस हैं, हम उन्हें व्यवस्थित करें। तो मुझे लगता है कि हम अगर वर्तमान व्यवस्था को ही ठीक ठाक कर लेंगे, तो 30-40% सुधार तो कम से कम हमें वहीं से जो है वर्तमान में जो है वो निकल करके आ जाएगा। तो थोड़ा ठंडा, थोड़ा गर्म, कहीं सख्ती, कहीं प्यार, सामदाम दंड भेद के साथ में अगर पुलिस, और पुलिस को भी मदद है, सरकार को भी समझना चाहिए कि पुलिस को और लोगों की आवश्यकता है। तो इन अलग अलग फ्रंट्स पर काम अगर होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत होगा, तो स्थितियां शायद निश्चित तौर पर जो है वो बेहतर होंगी। अच्छा सर, इसमें ट्रैफिक को लेकर तो हमारा काफ़ी डिटेल में हम कुछ मतलब खुद को भी समझ में आया। लेकिन इसमें एक चीज़ हमारी अभी भी वो रह गई है, जो मेट्रो का जो था, मेरे को, मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या मेट्रो की रिक्वायरमेंट है देहरादून को? देखिए, मेट्रो तो अनवायबल है। जो मेट्रो, जो दिल्ली में मेट्रो चल रही है, वो अनवायबल है, क्योंकि यहाँ पर उतना पैसेंजर लोड है नहीं। तो वो तो जो शुरू से जो कॉन्सेप्ट था, जिसे हम कहते हैं कि वो तो उसमें वो फ्लॉड कॉन्सेप्ट था। उस कॉन्सेप्ट में एक क्योंकि भाई एक नेचुरली एक पैसेंजर ट्रैफिक भी तो चाहिए आपको, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा है। लेकिन मेट्रो के बाद में क्या हुआ, फिर नियो मेट्रो की कवायद चली। तो नियो मेट्रो को लेकर बड़ी बातचीत हुई, कभी पॉड टैक्सीज को लेकर के बातचीत हुई। तो ये जो तमाम बातचीतें जो 7-8 साल चलती रही, और इसको लेकर के कम से कम मेरा मत बड़ा सरल ये है कि आप अगर ये मेट्रो और नियो मेट्रो और ये पॉड टैक्सीज, और भी गडकरी जो 2 दिन पहले आकर के चले गए और वो ये बोल के चले गए कि भाई मैंने आने वाले टाइम में तो देहरादून में हवा में जो है बसें चलनी चाहिए, तो हम उस पर भी आते हैं। लेकिन जब तक ये सारे समाधान आते हैं, बड़ा सरल ये है कि देहरादून में, देखिए देहरादून स्मार्ट सिटी में जो भी हुआ वो अपने आप में एक अलग लंबी कहानी है। चाहे वो बंदर बांट हुई, 1000 करोड़ 1500 करोड़ कहाँ चला गया। लेकिन देहरादून स्मार्ट सिटी एक अच्छा काम जो करके गई है, यहाँ पर जो 30 इलेक्ट्रिक बसेस की शुरुआत हुई है, तो उसी से जोड़ते हुए मैं एक समाधान ये कहना चाहूंगा कि आप जो 6200 करोड़ रुपया अब आप रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर में लगाना चाहते हैं, या अगर आप उसको भी छोड़ दें, अगर आप उसके थोड़े से ही पैसे में इन 30 बसेस की जगह अगर यहाँ पे 300 बसेस कर देते हैं, और जो हमारे बस स्टॉप्स हैं उन्हें व्यवस्थित कर देते हैं, और पब्लिक को ये इंश्योर कर देते हैं कि बसेस टाइम पर आएंगी। और जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी कहते हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी का ये अर्थ हुआ कि उस बस स्टॉप से या उस स्टेशन से आपका घर कितना दूर है। अगर आप सपोज 1 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो ये नहीं है कि आप उस 1 किलोमीटर पहुंचने के लिए भी आप अपनी कार से वहां पर आ रहे हैं, क्योंकि फिर क्या होगा कि वो सारी जगहें
वो भी जैम होती हैं। वो जैम हो जाएगा। तो अगर हम अपनी इस लास्ट माइल कनेक्टिविटी में वॉकिंग यानी हम पैदल बनने की व्यवस्था कर सकते हैं या साइकिल चलाने की व्यवस्था कर सकते हैं, तो व्यक्ति जो है या इंसान या परिवार, वो अगर वो उसको मालूम है कि वो पैदल आ सकता है तो वो पैदल वहां तक आएगा। अब पैदल लोग क्यों नहीं आ रहे, उसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। लेकिन लबोलबाब बात का ये है, आपके जो मेट्रो का सवाल है कि मेट्रो तो आ नहीं पाई, उसका उद्देश्य देहरादून शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने का था। तो चूंकि ये सारी चीजें नहीं आ पाई हैं, तो जब तक वो आती हैं, कम से कम बसों के बेड़े को तो आप जो है उसको ईमानदारी से लागू कर सकते हैं। और चूंकि ये 30 बसेस का एक्सपेरिमेंट देहरादून शहर में ये सक्सेसफुल रहा है, सफल रहा है, उसमें लोग जो यात्रा कर रहे हैं वो भी सेटिस्फाइड हैं। अभी 3 रोज पहले ही, दो रोज पहले हमने अखबारों में पढ़ा कि इस बार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, जो हमारे आरटीओ में लगभग 30 लोग काम करते हैं, उन 30 लोगों ने एक अच्छी मुहिम, एक अच्छी कवायद के तहत वो स्वयं अलग अलग पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे विक्रम और तमाम जगहों पर वो गए, उन्होंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया। तो उन्हें कम से कम, जो मुझे समझ आया अखबार पढ़ करके, कि उन्हें अगर कहीं संतुष्टि महसूस हुई तो वो सिर्फ वो स्मार्ट सिटी की वो 30 जो ईवी, वो इलेक्ट्रिक बसेस हैं, पर्यावरण के लिए भी अच्छी हैं, उन्हें खाली वहीं पर हुई। तो क्या हम इससे इंस्पायर होते हुए 30 को जो है 10x 300 बसेस के बेड़े की अगर हम देहरादून शहर में कल्पना करें, और जब हम देहरादून शहर की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ घंटाघर और उसके इर्द गिर्द बात नहीं कर रहे, हम विकास नगर और लांघा तक की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर ऋषिकेश तक की बात कर रहे हैं, हम वहां पर थानों और माल देवता तक की बात कर रहे हैं, तो हम पूरे इस एक तरीके से ग्रेटर देहरादून शहर के लोगों को सहूलियत देने के लिए जो है आपके कार्यक्रम से आज इस बात को सामने रख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सर, ये हो सकता है। मैं दिल्ली में काफ़ी समय तक रहा हूँ और मैंने मेट्रो और वहाँ की लोकल बसेस को काफ़ी यूज़ किया है। और ये जो बात है कि आपने बोला ना 1 किलोमीटर का दायरा जो है, ये अगर लोगों को आसानी मिलती है, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, तो मैं दिल्ली में रहा, मेरे पास खुद के वहाँ पे भी मेरे पास गाड़ी थी अपनी, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल कम करता था। क्योंकि 1 किलोमीटर का अगर दायरा है तो बड़ा ईज़ी हो जाता है अपने लिए कि आप मेट्रो में जा रहे हैं या बसेस में जा रहे हैं, वहाँ भी इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं। बहुत अच्छा और ईज़िली हो सकता है और ट्रैफ़िक कंट्रोल बहुत हो सकता है। दिल्ली में ये जब चीज़ें मेट्रो के आने से पहले का पॉल्यूशन जो था, वहाँ की जो गर्मी थी, उसमें अब ख़ैर राहत तो उतनी ज़्यादा नहीं मिल पा रही है, लेकिन फिर भी उस समय के पॉल्यूशन से और अब के पॉल्यूशन में सिर्फ़ जो अगर ट्रैफ़िक का पॉल्यूशन देखें तो कम ज़रूर हुआ था। और वो ख़ैर डे बाय डे पॉल्यूशंस तो बढ़ते ही रहते हैं किसी न किसी और वजह से। तो ये तो एक अच्छा है कि अगर ये जो आपने जो बात बोली है, अगर वो ये इलेक्ट्रिक बसेस को बढ़ा देते हैं, तो बहुत आसानी इसमें मतलब सहूलियत और मिलेगी। इसमें अमित भाई एक और चीज़ देखिए ये भी है कि मुझे लगता है कि आपके साथ भी शेयर करना चाहेंगे कि, और आप भी अगर इस मुहिम का हिस्सा बने, और आप भी बताइएगा कमेंट करके कि ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ट्रैफिक का मुद्दा है या पार्किंग का मुद्दा है, आपने क्या आज तक कभी उत्तराखंड के या देहरादून के किसी विधायक को इन मसलों पर बात करते हुए देखा? क्या आपने किसी मंत्री को, या अगर मैं और ऊपर जाऊं, मुख्यमंत्री जी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते देखा? तो जब तक ये एक पॉलिटिकल इश्यू नहीं बनेगा, तो आम जन को, आपके जैसे और हमारे आम जन को इसको एक पॉलिटिकल इश्यू बनाना पड़ेगा। क्योंकि लोकतंत्र में सरकार और नेता वही करते हैं जो पब्लिक मांग करती है। तो आज अगर आप और हम, जो देहरादून की जनता, और आप अलग अलग उत्तराखंड राज्य के अलग अलग शहरों के लोग भी अगर ये मांग करेंगे कि भाई हमें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए, भाई हम इसको लेकर के जो है आज हजारों कारणों से जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन होता है, लेकिन इस चीज को लेकर के आज तक लोग सड़कों पर नहीं आए। तो आज अगर पब्लिक ये मांग करेगी तो निश्चित तौर पर जो है सरकारें भी और सिस्टम भी विवश होंगे कि वो हमारे को वो सुविधा प्रदान करेंगे। बिल्कुल सर। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी चर्चा में रिस्पना और बिंदाल का एलिवेटेड रोड का ज़िक्र आया था। तो इसमें मेरे को सर 2 चीज़ें दिखती हैं। एक, कि अगर ये एलिवेटेड रोड बनता है, तो इन दोनों नदियों के किनारे जो लोग बसे हुए हैं, तो उनको ये कहीं न कहीं शिफ्ट करेंगे। किसी न किसी तरीके से इनको खाली करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ शायद 4 लेन रोड बन रहा है उसपे। लेकिन अगर मैं इसको रिलेट करता हूँ अपने आप से कि मेरा घर है, तो जो हमारे यहाँ के जो भी सीएम हैं या जो भी हमारा हायर कमांड्स जितनी भी हैं प्रदेश की, तो ये नदी के दोनों किनारे जो लोग बसे हुए हैं, जिनको ये आज हटाना चाहते हैं, ये रजिस्ट्री की ज़मीनें नहीं हैं।
ये कहीं ना कहीं से कब्जा किया हुआ है। तो आज इनको हटाने में सरकार को जो करोड़ों रुपया खर्च करना है, सरकार ने इनको यहाँ पे बसने क्यों दिया? अब बसने दिया है तो पहले बसा रहे हैं, अब उनको हटा रहे हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट है उन लोगों के ऊपर भी, और इस रोड का देहरादून के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? अमित भाई, आपके इस सवाल पर आने से पहले मैं असल में एक दूसरे एक्सप्रेसवे की बात करना चाहूंगा, जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जो बिल्कुल कि है जल्दी सर। खुलने वाला है। क्योंकि रिस्पना बिंदाल की तो भी कोई ईंट नहीं लगी है, हाँ अभी जो उसको बिल्कुल। लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन ये खुलेगा। अब इसमें देखिए, अब आप 2.5 घंटे में, कहा जा रहा है कि भाई आप 2.5 घंटे में पहुंचेंगे, तो उसमें भी एक, मैं बड़ी गंभीरता के साथ इस बात को बोल रहा हूं कि उसमें भी एक दुष्प्रचार है एक तरीके का। क्योंकि जो जो संदेश सामने आ रहा है, और आप तो खुद मार्केटिंग की दुनिया के, आपका इतना लंबा अनुभव है, तो ये कहा जा रहा है कि अभी आप दिल्ली से 6.5 घंटे में पहुंचते हैं, अब आप 2.5 घंटे में पहुंचेंगे। तो पहली हकीकत तो ये है कि आप 6.5 घंटे में आज की तारीख में दिल्ली से नहीं पहुंचते हैं, आप 6.5 घंटे से कहीं कम समय में, आज भी जो वर्तमान व्यवस्था है, आप कम पहुंचते हैं। और उसमें भी अगर कुछ कुछ जगहों पर सड़कें खराब हैं, अगर आप उन सड़कों को ठीक कर दें, कुछ बिहारीगढ़ और ये तमाम उस बेल्ट पर, तो वो भी, जो भी आज आपको समय लगता है, अगर आपको आज 4.5 घंटे लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं, तो वो भी 15-20 मिनट आपके कम हो सकते हैं, आराम से हो जाएंगे। दूसरी बात, अब ये 2.5 घंटे जो बोला जा रहा है, ये 2.5 घंटे असल में अक्षरधाम से आसारोड़ी तक बोला जा रहा है। बिल्कुल। तो 6.5 घंटे तो जब बोला जा रहा है, तब वो कहा जा रहा है कि एक, उसका अर्थ ये हुआ कि आप दिल्ली में, अगर आप रजौरी गार्डन में रहते हैं या करोल बाग में रहते हैं, लाजपत नगर में रहते हैं, वहां से लेकर के आप इधर, आप सपोज सहस्त्रधारा रोड में रहते हैं, तो आपको 6.5 घंटे लग रहे हैं, लेकिन आपको 6.5 नहीं लग रहे। हमने पहली बात ये बोली कि आप 5-1 घंटे में पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां बोला जा रहा है 2.5 घंटे। अब यहां बोला जा रहा है अक्षरधाम से लेकर के आसारोड़ी तक। मेरा अपना यह मानना है कि पहली बात तो ये 2.5 घंटा भी नहीं होगा, ये ज्यादा लगेगा। और अगर आप उसमें ये जोड़ेंगे कि आपने कहां से शुरू किया और आपने कहां तक जाना है, तो वो भी 2.5 घंटा नहीं होगा, वो ज्यादा होगा। तो मोटी मोटी मैं अगर अपनी इस बात को समराइज करूं, तो मेरा अपना आकलन आज की तारीख में यह है कि इसमें अगर समय बचेगा तो 30 मिनट, 45 मिनट, इससे ज्यादा समय नहीं बचेगा। एक बात तो ये हो गई। इसमें जो सबसे बड़ी मुझे चुनौती एक्सप्रेसवे में नजर आती है, वो ये आती है कि एक बार जब आसारोड़ी में आकर के ट्रैफिक नीचे आकर के रुकेगा, और ये मेरी ही नहीं, हजारों लोगों की ये चिंता है कि उस ट्रैफिक का फिर क्या होगा। जब आसारोड़ी में भाई कहीं ना कहीं आकर के तो आपका बॉटल नेक बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो वो अगर 4 गुना या 2 गुना ट्रैफिक बढ़ेगा, तो जब आज ही पूरा देहरादून शहर रेंग रहा है ट्रैफिक की इस मार में, तो आने वाले कल में क्या होगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। अब हम आते हैं इस रिस्पना बिंदाल के ऊपर। अब ये रिस्पना बिंदाल, जो इस पर भी आने से पहले मैं एक आध आपसे और बातें शेयर करना चाहूंगा, और उसको लेकर के मैं आपत्ति भी दर्ज कर रहा हूं आपके कार्यक्रम के माध्यम से। असल में ये रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर की अगर आप जानकारी देखें, ये सिर्फ अखबारों में आ रही है, इसके बारे में पब्लिक डोमेन में कहीं जानकारी नहीं है। और मैं उदाहरण के साथ बात करना चाहूंगा। 2023 अप्रैल में जब एमडीडीए का ड्राफ्ट मास्टर प्लान आया, उसमें तमाम खामियां थी, लेकिन मैं उन्हें आज कम से कम एक बात का क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने उसे अपने पब्लिक डोमेन में डाला, उसे हम पढ़ पाए। उन्होंने 30 दिन का समय हमें पढ़ने के लिए दिया, एमडीडीए ने अपनी आपत्तियां दर्ज करने का दिया। देहरादून शहर में लगभग 800 लोगों ने आपत्तियां दर्ज उस ड्राफ्ट मास्टर प्लान को लेकर के करी। अब ये 6200 करोड़ का रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर है। आज से 2-3 रोज पहले मुझे एक कार्यक्रम में जाना था, तो मैंने कहा जाने से पहले मैं थोड़ा एक बार पब्लिक डोमेन में देखूं। तो सबसे पहले मैं डीएम देहरादून की वेबसाइट पर गया। मुझे वहां पर जो है इस रिस्पना बिंदाल के बारे में कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बयान है वो डीएम साहब का ही इसको लेकर के आ रहे हैं। मजे की बात आप ये देखिए कि डीएम देहरादून की वेबसाइट पर रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन रिस्पना टू ऋषिपर्णा, जो एक जमाने में जो अभियान शुरू हुआ था, उसकी तस्वीरें, तो एक अंग्रेजी में कहते हैं ना आयरनी, कितनी बड़ी आयरनी है कि वो तो नहीं है, लेकिन नदी को बचाने वाली तस्वीरें जो है वेबसाइट में है। दूसरी मैं वेबसाइट पे गया पीडब्ल्यूडी की वेबसाइट, तो ऐसा है कि वो तो आम व्यक्ति के लिए नहीं, वो तो ऐसा लगता है खाली ठेकेदारों के लिए बनाई गई है, वही उनकी वेबसाइट को समझ सकते हैं।
तीसरी मैं वेबसाइट पर गया, मैं एमडीडीए की वेबसाइट पर गया। अब ठीक है, कई बारी तकनीकी खामियां होती हैं, हमारी वेबसाइट भी कई बारी खराब हो जाती हैं, लेकिन जिस 2 रोज पहले मैं एमडीडीए की वेबसाइट पर गया तो उसमें हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और मदन कौशिक जी की फोटो आ रही है, तो वो कुछ उनका भी ग्लिच होगा। मेरी बात का लबोलबाब यह है कि मुझे उस जो सबसे आज तक इस शहर या संभवतः इस राज्य का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, आज अगर हम 12-13 हजार करोड़ के चारधाम हाईवे को छोड़ दें, लेकिन किसी शहर के लिए इतना बड़ा बजट, स्मार्ट सिटी भी 1000 करोड़, 1200 करोड़, 1500 करोड़ का है, ये तो हम 6000 करोड़ आज बात कर रहे हैं, जब तक बनेगा ये दुगना से ऊपर हो चुका तो होगा। तब तक कहां पहुंच चुका होगा। तो इसके बारे में पब्लिक डोमेन में मेरी पहली आपत्ति यह है कि इसको लेकर के पब्लिक डोमेन में कहीं कोई जानकारी नहीं है। ये जो भी जानकारियां आ रही हैं, ये सरकार के माध्यम से जो निकली हुई प्रेस विज्ञप्तियां हैं जो अखबारों में छप रही हैं, वो आ रही हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इस रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर के ये बताया गया कि इसमें सोशल इंपैक्ट असेसमेंट होगा, हुआ है। अब ये जो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट जिस फर्म को जिम्मेदारी दी गई है, उसने जिन परिवारों का आपने भी जिक्र किया, उन्होंने निश्चित तौर पर उन लोगों से जाकर के बातचीत करी है। लेकिन मेरी दूसरी बड़ी आपत्ति दोस्तों ये है कि आप और मैं भी तो इस देहरादून शहर के रहने वाले हैं। संभवतः आपका और मेरा घर उस रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर में ना पड़ता हो, लेकिन आप और मैं भी तो इस शहर के उतने ही बड़े हितधारक हैं जितने इस प्रदेश के मुख्यमंत्री या इस शहर का कोई मंत्री या कोई आईएएस अधिकारी। भाई आपका कौन सा ज्यादा हक बनता है? हम हक के मामले में आपसे कम क्यों हो गए? हमें आप जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं इसके बारे में? जो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट आप कर रहे हैं, क्या आपने हमें उस प्रोजेक्ट के बारे में बताया? क्या आपने उस प्रोजेक्ट में आपने इतना सोचा कि आप हमसे भी कुछ जानकारी लें? तो इसको लेकर के तो आज तक कहीं कोई व्यवस्था नहीं बनी। अब इस प्रोजेक्ट पर ही आते हैं। यह प्रोजेक्ट शुरू कहां से होगा? रिस्पना के एक छोर रिस्पना पुल से शुरू होता हुआ और यहां पर कारगी से शुरू होता हुआ ये जो 2 कॉरिडोर जाएंगे 26 किलोमीटर के, एक 15 का है, 11 का है, ये मैक्स अस्पताल के पर आकर के ये समाप्त होंगे। अब इसमें जो सबसे बड़ा एक और सवाल अमित जी आता है, वो ये आता है, और ये मेरा मानना है और कई और लोगों का मानना है कि ये जितने प्रोजेक्ट बनते हैं, ये असल में पर्यटक को देख करके बनाए जाते हैं। तो जो लोकल आदमी है, लोकल व्यक्ति है, उसकी इसमें कहीं कोई भागीदारी नहीं है। और ये बन क्यों रहे हैं कि जो पर्यटक दिल्ली से मसूरी जाएगा उसके लिए सुविधा होगी, वो एक्सप्रेसवे पर आएगा, उसके बाद में वो बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर पे चढ़ेगा और फिर वो मैक्स अस्पताल में उतरेगा। लेकिन आप देखिएगा जो आशा रोडिंग में होगा वही मैक्स में होगा, वहां पर भी तो मैक्स से भी तो फिर आपको वहां पर ट्रैफिक जाम की क्या हालत होनी है। और तो इसके जो तमाम पर्यावरणीय पहलू, देहरादून की स्काई लाइन, देहरादून एक बड़ा खूबसूरत शहर है। आपने और हमने देहरादून की जो प्रॉब्लम्स को लेकर जिक्र किया। अब आप कल्पना करिएगा कि आप कहीं से भी देहरादून को देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ सीमेंट का एक एलिवेटेड कॉरिडोर ही दिखाई देगा। और जो नीचे जो जिन्हें आज जो नदियां, एक जमाने में जो सदा नीरा नदियां थी, जो अब नालों में तब्दील हो गई हैं, भले ही वो आईसीयू में है, लेकिन कम से कम आपको रिस्पना और बिंदाल नदी दिखाई तो देती है। अब आप जब उसके ऊपर एक कंक्रीट की चादर लगा देंगे तो वो तो नदियां आपने खुद ही जो है उनको एक तरीके से उनका कत्ल कर दिया। और इन 26 किलोमीटर के नीचे जो बसावट होगी, आईएसबीटी के पास में 20 परिवारों को आप हटा नहीं पा रहे हैं। आप कल्पना करिए कि कितने बड़े स्लम्स इस 26 किलोमीटर के नीचे बनेंगे। वो तो बनने ही बनने हैं, बिल्कुल, वो तो बनने ही बनने हैं, क्योंकि जो पूरी जो पूरी सिस्टम की शिथिलता है, एक बार व्यक्ति आकर के वहां बैठ जाता है तो आप जब उदाहरण हमारे सामने आईएसबीटी का है, जब वहां पर आप 20 लोगों को नहीं हटा पाए, तो ये जो 26 किलोमीटर के एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे जब हजारों लोग आकर के यहां पर बस जाएंगे, तब आप उनका क्या करेंगे? तो आप ऐसा प्रोजेक्ट ला ही क्यों रहे हैं? उसकी जगह अगर आप कोई और प्रोजेक्ट लाए, क्या आपने इस रिस्पना बिंदाल की कोई साइंटिफिक स्टडी कराई? क्या हमारे पास इस 6000 करोड़ के कोई और विकल्प थे? इस पैसे को हम और कैसे खर्च कर सकते थे? तो ऐसे जो तमाम पहलू और इसके जो पर्यावरणीय पहलू, इसमें जो लेकर के जो पेड़ों का कटान है, और ठीक है कुछ समय के लिए आपका ट्रैफिक बचेगा, लेकिन क्या उस लाभ के लिए इतना ज्यादा पैसा खर्च किया जाना चाहिए? ये अपने आप में एक बेहद बड़ा यक्ष प्रश्न है। एक आखिरी बात बोल करके मैं सवाल को यहीं पर खत्म करूंगा कि हम स्वयं इस प्रोजेक्ट को और समझना चाहते हैं।
आने वाले दिनों में हम लोग कुछ गोष्ठी का भी आयोजन कर रहे हैं, तो हमने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया है कि आप कृपया कर आकर के हमें इस प्रोजेक्ट के अलग अलग पहलुओं से अवगत कराएं, ताकि इसको लेकर के हम अपनी सोच को बेहतर बना सकें और उसके बाद में जैसे भी इसको आगे बढ़ाना होगा उसे आगे बढ़ाया जाए। हाँ, लेकिन सर ये जैसे यहाँ के इस पे जो आप बता रहे हैं कि 26 किलोमीटर का बनना है और ये नदी के जो दोनों कॉर्नर्स पे इतने लोग बसे हुए हैं, इनके ऊपर तो इसका बहुत भाई अच्छा इम्पैक्ट, मतलब एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लोग, वो आपने अच्छा रिमाइंड कराया भाई, जो लोग बसे हुए हैं, आपने कहा सरकार ने बसा दिया, असल में वो सरकार है या वो कोई नेता लोग हैं या कोई प्रधान लोगों ने पट्टे पे बसा दिया। देखिए वो बसावट अब आ चुकी है, तो अब आप ना चाहते हुए भाई आप किसी को, अब ठीक है आपको कोई ना कोई तो व्यवस्था करनी पड़ेगी भाई, उनको आपको पुनर्वास करना पड़ेगा, उन्हें आपको कहीं करना पड़ेगा। तो ये दूसरा ऑल्टरनेट तरीका ये भी हो सकता है कि आप असल में ये एलिवेटेड कॉरिडोर ना बनाते हुए जो हमारी नदियां हैं आप उसके साथ की सड़क पर ही बनाइए, और कहीं पर अगर आपको एलिवेटेड बनाने की जरूरत है हल्का फुल्का बना लीजिए। तो इसके जो तमाम जो पहलू हैं, और विशेष तौर पर जो जिन मलिन बस्तियों का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर मैं उनके दृष्टिकोण से अपनी बात यहां पर रखूं, तो उनका ये मानना और ये सोचना है कि जब भी तलवार लटकती है, वो सबसे पहले जो है तलवार, मैं देखिए अगर किसी ने गलत किया है तो वो गलत किया है, मैं उनका बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर हम उनके पहलू से सोचें तो उनका ये मानना है कि जितने जो बड़े रसूखदार लोग हैं उन्होंने भी तो बहुत बड़ा अतिक्रमण कर रखा है, आप जो है उन पर तो कोई चाबुक नहीं चलाते। तो हम ये नहीं कह रहे कि भाई इनका अतिक्रमण सही है और इनका गलत है, लेकिन हमें अगर अतिक्रमण हटाना ही है तो सबसे पहला जो हथौड़ा जो है वो इस राज्य की जो सचिवालय, जो कि खुद रिस्पना पर ही बना हुआ है, ये विधानसभा पर ही जो है पहले हथौड़ा लगना चाहिए। वहीं से जो है इन अतिक्रमणों का जो टूटना है वहीं से जो है वो शुरू होना चाहिए। तो इसके भी बहुत सारे तमाम इसके डायमेंशंस और पहलू हैं। अच्छा सर, एक चीज़ मैंने और भी देखी है, हमारे जब भी प्रदेश के मुखिया बदलते हैं, एक मुखिया से दूसरे मुखिया पे सरकार जाती है, तो वो पिछले मुखिया ने क्या डिसीजन लिए थे उससे अगले वाले को कोई मतलब नहीं होता है, चाहे वो सेम गवर्नमेंट, एक ही पार्टी की सरकार हो। अभी क्योंकि ये रिस्पना का जिक्र आया, तो इसी में आपने भी बोला था कि रिस्पना नदी को हम जानते हैं, अब उसको ऋषिपना भी बोला गया, और ऋषिपना इसलिए बोला गया क्योंकि उसको दोबारा से जीवित करना था। एक तरफ तो हमारी एक सरकार, हमारे एक सीएम ने बोला कि मेरे को इस पूरी नदी को जीवित करना है, उसी ही पार्टी, जिस पार्टी के वो सीएम थे, उसी पार्टी के दूसरे सीएम आके जो है उनके सपनों पे जो है बिल्कुल पानी फेर देते हैं और एक नया सपना वहां पे बुन देते हैं। अब जैसे ये एलिवेटेड रोड का है, दोनों बिल्कुल एक ही पार्टी ने किया, तो ये मतलब ये जनता के साथ धोखा हो रहा है या क्या हो रहा है? क्योंकि ये जिस पद पर बैठे हुए हैं और जिस पैसे को ये खर्च करते हैं, ये इनका खुद का कमाया हुआ नहीं है, ये तो आपके हमारे जैसे लोग जो टैक्स पेयर्स हैं, जो टैक्स दे रहे हैं, ये उनके पैसे के साथ, ये कुछ ऐसा नहीं लगता जैसे जुआ खेला जा रहा है? देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें भी बहुत सारे इसके डायमेंशंस अगर हम बोले। पहली बात तो है भाई, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब मुख्यमंत्री थे, और मैं स्वयं व्यक्तिगत अपनी बात बोलूं तो देहरादून शहर के हजारों लोगों ने उस समय उस प्लांटेशन में हिस्सा लिया था। मैं स्वयं मोथरोवाला में, दून यूनिवर्सिटी के पास में, उस रिस्पना टू ऋषिपन्ना, अब वो ठीक है, वो एक अलग बात है कि उस समय 2 लाख पौधे रोपे गए, आज वो 2000 या जो भी बचे होंगे वो एक अलग बात है, वो भी खैर एक महत्वपूर्ण है। लेकिन उस समय कम से कम एक ये था कि भाई हमें इन नदियों को रिवाइव करना है। तो और इसी के साथ में अमित भाई, फिर देखिए एक और बात यह है कि आज अगर इधर कोई पर्यटक भी आ रहा है तो वो तो यहाँ की हरियाली के लिए आ रहा है ना। तो आज अगर आप नदियों को ही उन्हें उनका गला घोंट देंगे और आप पेड़ काट देंगे, 2020 से ही लेकर के अगर हम दून घाटी की बात करें, करीबन 20-25 हज़ार जो पेड़ हैं इधर ही कट चुके हैं। आने वाले समय की परियोजनाओं के लिए 40-50 हज़ार जो पेड़ हैं वो और काटे जाने प्रस्तावित हैं। आपने सहस्त्रधारा रोड का उदाहरण दिया, जहां पर उन पेड़ों को काट करके 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया। तो एक मुख्यमंत्री, और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि भाई वो एक ही पार्टी के हैं दोनों के दोनों, और आज तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी तो आज वो तो बड़े महत्वपूर्ण पद पर भी हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कब जो है इसको लेकर के, भाई ये भी तो पब्लिक का सवाल है ना, पब्लिक के इश्यू पर तो आप बोलेंगे भाई, उनको तो सामने आपको आना चाहिए कायदे से, तो आपको आकर के भाई अपनी राय तो बतानी चाहिए कि भाई आपकी क्या राय है। आज से 6 साल पहले आप ही ने तो
एक कॉल किया देहरादून उत्तराखंड के लोगों को कि बिल्कुल। आइए आज आपके साथ मिशन में, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी भी, और मैं कैमरा देख करके ये बात बोल रहा हूँ, आपको देखकर नहीं बोल रहा, कि कहीं ना कहीं आपकी भी तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब आपने उस समय हमें कॉल किया था, तो आज जब ये देहरादून में रिस्पना बिंदाल का ये जो एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है, और वो रिस्पना टू ऋषि परना का जो पूरा सपना है, जब वो पूरा का पूरा चकनाचूर हो चुका है, उसे कूड़ेदान में फेंक दिया गया है, तो उसको लेकर के आपकी क्या बेबाक राय है? आपका क्या संदेश पब्लिक के लिए होगा? आपको क्या लगता है कि यहाँ के सतत विकास के लिए क्या किया जाना चाहिए? बिल्कुल। क्या ये वाली परियोजना या कोई और परियोजना सही है? तो ये जो तमाम पर्यावरणीय सवाल न सिर्फ देहरादून बल्कि अपितु पूरे उत्तराखंड, और वैसे तो खैर ये बहुत बड़ी बहस है, ये तो पूरे वैश्विक स्तर की भी बहस है, पूरे इंडियन हिमालयन रीजन की बहस है, लेकिन हम तो अपने छोटे दायरे से, अपनी सीमित सोच से अपने राज्य और अपने शहर के बारे में ही बात कर सकते हैं। लेकिन जो आपका मूल सवाल कि भाई एक सिस्टम जो है पुराने सिस्टम को दरकिनार कर देता है, और मैं तो उसको इसी बात से जोड़ रहा हूं कि आज जो हमारी यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, चाहे वो हमारे राज्य का है, वो तो इस राज्य का पर्यावरण है। और क्या है? आपका कोई ये थोड़ी है कि भाई हमारे यहां पर आकर के आप मॉल देखिए। किसी को मॉल देखना हो तो दिल्ली में तो 50 मॉल पड़े हुए सही बात हैं, है। चंडीगढ़ में आपको 10 मॉल मिल जाएंगे। तो कोई आपके यहाँ पे मॉल देखने के लिए या कोई शॉपिंग करने के लिए नहीं आ रहा है, तो आपको तो अपनी हरियाली को बचाना है। और क्या आपकी सोच, मैं यहां पर सरकारों से सवाल कर रहा हूं कि जिस तरीके के साथ में नोएडा से ग्रेटर नोएडा 20 किलोमीटर जो है बिल्कुल 25 किलोमीटर सपाट है, क्या आपके भविष्य की ये योजना है कि आप देहरादून से लेकर के मसूरी तक भी आप उसे नोएडा से ग्रेटर नोएडा टाइप का बनाना चाहते हैं कि सारी की सारी पहाड़ियों को ही काट दो, सारे पेड़ों को काट दो, ताकि जो व्यक्ति है या पर्यटक है वो यहां पर मैक्स के यहां से होता हुआ जो है वो 15 मिनट पहुंच जाए? भाई किस बात की हमारे को जल्दी है? हम पेड़ काटने के पीछे, पेड़ों को लेकर के आपको क्या खाली पेड़ ही वो दिखाई देते हैं जिन्हें आपको काटना है? क्या आपको वो नदियां ही दिखाई देती हैं? इमेजिन करिए। अब देखिए, दूसरी कल्पना करिए कि काश अगर सरकार और समाज एक दृढ़ संकल्प ले ले कि अगले 5-10 सालों के अंदर जो है हमें यहां पर इन नदियों को पुनर्जीवित करना है। पता ये कितना इंस्पायरिंग होगा। ये तो एक ग्लोबल स्टोरी बनेगी कि भाई किस तरीके के साथ में एक शहर ने और एक राज्य ने जो है अपनी पूरी तस्वीर को बदल दिया था। तो हम तो उस तस्वीर को बेहतर बनाने के बजाय, इंस्पायरिंग बनाने के बजाय, जो थोड़ा बहुत बचा खुचा है हम तो उसे और बर्बाद करने पर तुले हैं, और उसके ऊपर एक एलिवेटेड रोड बनाने के ऊपर तुले हुए हैं। तो ये जो पूरी जो सोच में जो खोट है, और विशेष तौर पर जो आपने मुझे थोड़ा सा इंस्पायर भी किया कि मैं तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से कैमरे पे ही मैंने जो है अपनी बात रख दी है, तो ये बड़े गंभीर सवाल और उसी से जुड़ा हुआ मैं, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जो मैंने कहा, जो 20,000 पेड़ अभी तक पिछले 4-5 साल में ही काट दिए गए, जो 40-50 हजार पेड़ और कटने हैं, तो जब आप इतने सारे पेड़ काट देंगे तो यहाँ पर कोई आएगा ही क्यों? और यहाँ के पर्यावरण को और यहाँ के माइक्रो क्लाइमेट को क्या होगा? ये अपने आप में बेहद गंभीर सवाल है। बिल्कुल सर। अच्छा, इसमें मेरे को 2 चीज़ें याद आई। वो एक चीज़ कि हम रिस्पना को दोबारा बनाना चाहते थे। ठीक, हमने बहुत, मैंने अगर उत्तराखंड के पूरे भौगोलिक स्थितियों को देखें, तो कई नदियाँ ऐसी हैं कि जो नालों में तब्दील हो गई, लेकिन एक समय के बाद ऐसा भी आया कि नदियों ने दोबारा अपना रूप ले लिया, और उन्होंने जो उसके आस-पास जो भी था उसको सबको बर्बाद करते हुए वापस जो अपना था वो वापस लिया। अगर कल के दिन ऐसा कुछ हो जाता है इन दोनों नदियों में, अब ये एलिवेटेड रोड बना देंगे, आपने बताया कि इसके इस 26 किलोमीटर के नीचे बहुत सारे लोग बस जाएँगे इसके बाद। कुछ अब किनारे पे तो हैं, किनारों ये जितना यूज़ करेंगे, करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा उन किनारों पे भी कुछ ना कुछ लोग आएँगे। उनके इसके नीचे भी आएँगे और बसेंगे, और कभी दोबारा से ये नदियों में इतना पानी आ गया, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, और वो पानी आता है, और उसके बाद जो होगा, जो आपदा का रूप लेगा, क्योंकि वो उसके नीचे जो बसे हुए लोग हैं, उनका क्या होगा उस टाइम पे? या वो जो नुकसान करते हुए हो जाएगी, क्या आपको लगता है कि सरकार ने इसको भी कैलकुलेट किया होगा कि कभी दोबारा ऐसा भी नहीं, हो गया तो? मुझे नहीं लगता अमित भाई। और देखिए, तो पूरे ग्लोबल लेवल पर भी अगर हम देखें तो चाहे ग्लेशियर से पिघलने की बात हो, नेचुरली एक बहुत बड़ा कंसर्न पूरी दुनिया में ही बिल्कुल है। हो रहा है वो लगातार। बल्कि अभी हाल में एक बड़ी न्यूज़ बड़ी वायरल हो रही है, जैसे स्विट्जरलैंड में ही जो है उनके कुछ ग्लेशियर्स पूरे के पूरे जो है गांव ही गायब हो गए। हम अपने ही देश की बात करें,
और हम कितनी जो आपदाओं की मारक क्षमता है, वो तो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि उनकी आपदाओं की मारक क्षमता जो है पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। उत्तराखंड राज्य की अगर हम बात करें तो 2013 की ऑफ कोर्स केदारनाथ आपदा तो आज भी जो है वो जख्म देती है, और उसके बाद में अनेक आपदाओं की एक लंबी फहरिस्त है। और मैं अगर बल्कि ही 2023 की ही बात करूं तो 2023 में जो जोशीमठ की भी शुरुआत 2023 के जनवरी के महीने में हुई। 2023 में मैं आपको हिमाचल प्रदेश की उस भयावह आपदा की याद दिलाना चाहूँगा। हिमाचल, क्योंकि मुझे याद है उस बात का, हिमाचल प्रदेश में उस साल जो उनकी सरकार ने नुकसान का अनुमान लगाया था 12,000 करोड़ लगाया था। मुझे इसलिए याद है क्योंकि हमारे चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना 12,000 करोड़ की है। अब आप ये कल्पना करिए कि कितना पैसा, जो आपने टैक्स पेयर मनी का बोला, वो अल्टीमेटली पैसा किसका? पैसा तो हमारा ही है ना भाई, किसी सरकार का पैसा क्या, वो तो पब्लिक का पैसा है। तो 12,000 करोड़ का वहां नुकसान हुआ। उत्तराखंड में भी बड़ी भारी तबाही आई। 2023 में ही सिक्किम में तीस्ता में भी यही जो ये ग्लोफ जिसे हम कहते हैं, ग्लेशियर, तो ऊपर ग्लेशियर पिघलता है, वहां पानी जमा होता है, बरसात होती है और वो पानी नीचे आता है, डाउनस्ट्रीम डैमेज करता है। और 2023 में आखिरी आपको ध्यान होगा सिल्की वाला। तो 5 चीजें जो प्रमुख हुई थी। बात का लबोलबाब यह है कि आपदाओं की मारक क्षमता बढ़ी है और इस बात की कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, इस बात को लेकर के कोई स्टैम्प पेपर पे लिख करके नहीं दे सकता है कि अगले 50 साल तक रिस्पना और बिंदाल में उस किस्म की तबाही नहीं होगी जो हमने पिछले 5, 10, 15, 20, 25 सालों में नहीं देखी है। क्योंकि जिस तरीके से दुनिया के क्लाइमेट का मिजाज बिल्कुल गड़बड़ा रखा है। भाई, आपने आज तक कभी देहरादून में हाल के वर्षों में जून में ऐसी ठंड देखी थी? आप खुद बताइए। बिल्कुल। तो ठीक है, आज आप खुश होंगे कि भाई इस साल जो है मेरे को कूलर एसी नहीं चलाना पड़ रहा है, लेकिन उसको ये जो जिसे हम एक्सट्रीम वेदर इवेंट कहते हैं या हम हीट वेव्स कहते हैं, तो और आपदाएं कहते हैं, जो डिजास्टर्स हम कहते हैं, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है तो वो तो बढ़ ही रही है। तो और इसको भी अगर हम इससे जोड़ें, जो आपने रिस्पना और बिंदाल वाली बात करी और जो हमने एक बड़ी प्रैक्टिकल बात करी कि उस 26 किलोमीटर के नीचे, और देखिए मैं फिर से ऑन कैमरा बोल दूं कि किसी में इतनी ताकत नहीं है कि उस 26 किलोमीटर के नीचे जो लोग बसेंगे कि आप उन लोगों को वहां पर बसने से रोक पाए। ये आपकी कुव्वत नहीं है, आप इसे कर नहीं पाएंगे। हजारों की संख्या में लोग आकर के वहां पर बसेंगे और आप एक बहुत बड़ी मानवीय आपदा की तैयारी इस 6,000 या 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से स्वयं कर रहे हैं। ये एक और उदाहरण जो है, आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। एक छोटी सी बात और बोलना चाहूंगा इस 6,200 करोड़ को लेकर के और इस पैसे को लेकर के। जब आप घंटाघर से जाखन पहुंचते हैं, जाखन से एक सड़क जोड़ी गांव के लिए निकलती है, वहां पर भी लगभग 2,000 पेड़ों का कटान जो है प्रस्तावित है। मुझे स्वयं किसी ने आकर के सिस्टम से आकर के मुझे जानकारी दी कि वहां पर जो है पेड़ों का कटान होगा और वहां पर भी उसको भी लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया जो काफी लोगों ने उसको फेसबुक पर और तमाम अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखा। तो शहर के अंदर भी जो है आप 2,000 पेड़ों को जोड़ी जाखन के आप उसको भी इस एलिवेटेड कॉरिडोर के नाम पर इसलिए काटना चाहते हैं क्योंकि अलाइनमेंट आप बदल नहीं सकते, क्योंकि आपको मुआवजा और पब्लिक को देना पड़ेगा। तो देखिए इसके इतने सारे पहलू हैं और बात अगर हम सभी चीजों को इसका समावेश करें तो 2-4 मुख्य बातें यही आती हैं कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि ये पर्यटकों की सुविधा के लिए बनाए जा रहे हैं। मुख्य तौर पर, निश्चित तौर पर हमें भी कुछ ना कुछ इसका लाभ मिलेगा, लेकिन पर्यटकों को ध्यान में लेकर के बनाए जा रहे हैं। 6,000 करोड़ या 10,000 करोड़ में किसकी जेब में कितना पैसा जाएगा ये आपको भी नहीं मालूम और मुझे भी नहीं मालूम है। लेकिन इस किस्म के प्रोजेक्ट से जो सत्ता में शीर्ष में बैठे हुए लोग होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर लॉबी होती है, जो बिल्डर लॉबी होती है और अधिकारियों का एक वर्ग, सबसे ज्यादा जो है मजा इन्हीं लोगों को इससे आता है। तो एक हमने पर्यटक वाली बात बोली, दूसरा हमने जो समाधान के तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने वाली बात बोली, और तीसरी जो हमने बात बोली कि जो हमारी वर्तमान की व्यवस्था है हम उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, हमने उसको बात बोली। तो ये 4-5 चीजों के ऊपर अगर ईमानदारी के साथ काम होगा तो हमारा डैमेज, देखिए डैमेज तो होना है, ऐसा नहीं। देखिए जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, आपकी गाड़ियां बढ़ रही हैं, सरकार प्रोत्साहन दे रही है, तो डैमेज तो होगा, लेकिन हमें यह देखना है कि लीस्ट पॉसिबल डैमेज कहां पर हो रहा है, ताकि भाई है ना, आप कम से कम डैमेज चाहेंगे ना।
बिल्कुल। तो ये कम से कम डैमेज कैसे हो, हम अपने एनवायरनमेंट को और अपनी यूएसपी को, जो हमने बात करी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से भी हमने बात करी कि क्या हम अपनी नदियों को पुनर्जीवित कर सकते हैं, क्या हम यहाँ पर व्यापक स्तर पर पेड़ लगाने का, भाई देहरादून, व्हाई कांट देहरादून बिकम, जैसे कहेंगे, ग्रीन कैपिटल ऑफ इंडिया। भाई आप ये लक्ष्य बनाइए कि भाई हम तो देहरादून शहर में जो है पौधे लगाने का नहीं, पौधा लगाना तो एक बात है, देखिए ये भी एक बहुत बड़ा अब क्या बोले उसको भी, पौधा लगाना, पौधा एक अलग चीज होती है, पेड़ एक अलग चीज होती है। तो भाई आप उन पौधों को लगा रहे हैं, ठीक है, 100% सर्वाइवल तो कहीं नहीं होता है, लेकिन हम देहरादून शहर में अगले 5 साल में 10 लाख पौधे नहीं लगा सकते। अगर हम 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य यहाँ पर लेकर के चलते हैं, और ये भी एक छोटा सा सुझाव है, हमारे यहाँ पे 100 वार्ड आते हैं देहरादून शहर में, अगर हम अपने 100 वार्ड के, हमारे 100 जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें हम पार्षद कहते हैं, अगर हम सरकार के माध्यम से या निगम के माध्यम से एक ऐसा कंपटीशन करा देते हैं कि जो वार्ड सबसे ज्यादा पेड़ पौधे लगाएगा और उनके पेड़ों के सर्वाइवल पर काम करेगा, उसे सरकार की तरफ से कोई 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो एक प्रतिस्पर्धा का माहौल हो, एक पब्लिक मूवमेंट जो है पेड़ों को लगाने को लेकर के चले, तो जब तक ये पब्लिक इन्वॉल्वमेंट और पब्लिक एंगेजमेंट नहीं होगा, तब तक जो है हम फिर खाली, मेरे को लगता है सर तब हम ऐसी ही चर्चा करते रह हम जाएंगे खाली सर। चर्चा ही करते रह जाएंगे और चीजें जो है बद से बदतर होती अच्छा, रहेंगी। एक चीज और सर मेरे को याद आती है, क्योंकि बार बार पर्यटन का हमारे जिक्र होता है। देहरादून जो शहर है, इसको शुरू से जो देखा गया है वो छुट्टी मनाने वाला शहर देखा गया। मतलब हमने अगर सुना है कि लोग बाहर से आते तो बोलते हैं कि गर्मियों की छुट्टियां में जो है कहाँ जाना है, जिसके रिश्तेदार देहरादून में है कि देहरादून जाना है, जिसका अपना घर है या कुछ भी है वो देहरादून जाना चाहता था। आज भी अगर हम देख रहे हैं कि ये एलिवेटेड रोड बन रहा है या 4 धाम यात्रा के लिए 4 लेन बन रहा, वो जितना ज्यादा वो ऑल वेदर रोड बन रहा है, ये जो भी चीजें हो रही हैं, ये सब चीजें हो रही हैं किसके लिए? पर्यटन के लिए, कि पर्यटक आएंगे उनको सुविधाएं देनी है। लेकिन कभी ये क्यों नहीं सोचती हमारी सरकारें कि पर्यटन यहाँ आता किस लिए है? वो जिस शहर से वो यहाँ आ रहा है, देहरादून शहर में या यहाँ से आगे के शहरों में जहां भी जा रहा है, वो जिस चीज को छोड़कर आ रहा है, आप उसको यहाँ पे वही चीज दे देंगे तो वह यहाँ क्यों आएगा? अगर देहरादून में दिल्ली जैसी गर्मी पड़ने लगी, यहाँ का जिस हिसाब से पेड़ का कटान हो रहा है, और जो आपने बताया ही कि पिछले साल हाईएस्ट टेम्परेचर रहा है, और जिस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ रहा है, 40 के पार तक हम पहुंच चुके हैं, तो दिल्ली वाला यहाँ आ रहा है, जो पर्यटन यहाँ आ रहे हैं, क्या वो आना चाहेंगे इसके बाद? जब उनको वैसा ही मौसम वहां भी दिखाई देगा। नदियां हम खुद ही खत्म कर रहे हैं अपनी, जो थोड़ा बहुत कहीं पे कुछ है, वो सब चीजें धीरे 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 हमारी नदियां भी खत्म होती जा रही हैं। हमने बांध इतने बना दिए हैं, नदियां पहले जैसे रूप में तो रही नहीं है। हर चीज की हम एक रिक्वायरमेंट बताते हैं कि हमको ये रिक्वायरमेंट है, हमको वो रिक्वायरमेंट है। अभी कुछ टाइम पहले ही हमने देखा कि हम बांध क्यों बना रहे हैं, हमें बिजली चाहिए। वहीं सरकार ने सोलर पैनल्स लगवाने को लेके बातचीत करी, कॉमर्शियल सोलर पैनल्स भी लगवाने को लेके पॉलिसीज लेके आई, और खुद ही उस सरकार ने बहुत सारे जिलों में जो है उसको रोक दिया। तो आपको अगर आप ये देखो, हर चीज का नुकसान होता जा रहा है। आप बांध बना रहे हो तो भी नुकसान हो रहा है। नदियां तो हम खत्म कर ही रहे हैं, जिन नदियों में बांध नहीं बन सकते उन नदियों को तो बिल्कुल ही खत्म कर दे रहे हैं, उनको तो हम बिल्कुल कंक्रीट के नीचे लेके आ रहे हैं। तो पर्यटक यहाँ आएगा ही क्यों? देखिए, मैंने भी आपके हमारी यही बात हुई कि भाई पर्यटक आएगा क्यों, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है जो हमारे इसमें, अगर हम एक लाइन में बोलें जो हमारे संवाद में भी, कि भाई पर्यटक इधर आएगा क्यों? अगर आप सारे पेड़ ही काट देंगे, जो यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ की जो यूएसपी है, जो यहाँ की खूबसूरती है, आप अगर खुद ही उसे काट देंगे, उसे तबाह कर देंगे, उसे बर्बाद कर देंगे, तो वो पर्यटक इधर आएगा ही क्यों? आज मसूरी के ही आप हाल देख लीजिए, आज आप नैनीताल के हाल देख लीजिए, आज आप कैंची धाम के हाल देख लीजिए, ऋषिकेश तो बिल्कुल एक किस्म से नर्क बन चुका है। मैं माफी चाहूंगा कि मैं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। तो ये जो ट्रैफिक जो बिल्कुल इतना बड़ा जो नासूर बन चुका है, जो पूरी जो कुव्यवस्था है, तो इसको लेकर के कम से कम आपको अपने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए आपको पूरे प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो पर्यटक है वो यहाँ पर पर्यावरण के लिए ही आ रहा है। तो ये जो व्यापक स्तर पर जो चाहे वो पेड़ों का कटान है या तमाम उससे जुड़े हुए जो पहलू हैं, पेड़ों का कटान हो गया, जंगलों में लगती हुई आग हो गई, तो ऐसे, और जो पूरा कॉन्क्रीटाइजेशन जो हम देख रहे हैं, जो पूरा अर्बनाइजेशन का हम फिनोमेना देख रहे हैं, जो पूरा हैपहैज़र्ड हम देख रहे हैं, तो ये ओवरऑल जो
परिस्थिति है वो अगर उसको भी हम अगर एक लाइन में बोलें तो वो 25 साल के उत्तराखंड की बेहद गंभीर है। इसको एक छोटी मोटी इसमें बैंडेड लगाने की नहीं, एक बड़ी सर्जरी करने की आवश्यकता है। असल में अमित भाई, मैं कम से कम ये फील करता हूँ कि देखिए, ऐसा तो है नहीं कि हमारी सरकार और हमारा सिस्टम कुछ नहीं करते, ये तो खैर कहना गलत होगा, लेकिन वो चीज़ों को शायद एक अलग चश्मे से देखते हैं और एक जो आम व्यक्ति है वो चीज़ों को एक अलग चश्मे से देख रहा है। अब सरकारों की जो प्राथमिकता है तो ठीक है, विकास तो होना ही है, इसमें कहीं कहीं कोई कोताही नहीं है, कहीं कोई मना इसको लेकर नहीं कर रहा है। लेकिन क्या हमारा विकास, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, एक सतत विकास की बात करते हैं, लीस्ट डैमेजिंग विकास के मॉडल की बात करते हैं, पेड़ों के इस अंधाधुंध कटान को रोकने की वकालत करते हैं, अपनी नदियों को पुनर्जीवित करने की बात करते हैं, जनता की भागीदारी को उस पूरे सिस्टम में सुनिश्चित करने की मांग और सोच रखते हैं, तो यहां पर जो है बेईमानी नजर आती है। और ऐसा लगता है कि सरकारों का जो पूरा ध्येय है वो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स को लेकर के है। अब मेगा प्रोजेक्ट होंगे, अब देखिए उसको पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, क्योंकि हम तो उस सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन इतना तो सामान्य ज्ञान हम सभी को है कि इन मेगा प्रोजेक्ट्स की इनकी प्लानिंग क्या होती है, या पैसा कहाँ जाता है, या क्या क्या चीजें होती हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बहुत ज्यादा फोकस है। और ये जो जो मूलभूत जो चीजें हैं, उदाहरण के तौर पर मैं अगर उत्तराखंड की बात करूं, आज हमारी स्वास्थ्य की सुविधाएं जो हैं वो आज भी 25 साल के बाद भी जो है आपको हालात उनके पता ही हैं। शिक्षा जो विशेष तौर पर जो हमारी स्कूली शिक्षा है या हमारे कॉलेज की जो सरकारी शिक्षा है वो बिल्कुल शैम्बल्स में है, वो बिल्कुल तार तार हमारी शिक्षा हो रखी है। पलायन उत्तराखंड राज्य में पिछले कुछ वर्षों में स्वयं सरकारी आंकड़ों के आधार पर बढ़ा है। तो देखिए, इस समय दो उत्तराखंड चल रहे हैं। तो एक तो ये चमचमाता हुआ उत्तराखंड, जहां पर देहरादून में इस किस्म का ये वाला जो जिसकी विकास की हमने बात करी, एक ये वाला है, और एक ये जो बुनियादी जो चीजें हैं, क्योंकि वहां पर दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है कि सरकारों की सोच रहती है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो दिखता क्या है? एक फ्लाईओवर दिखता है, एक सड़क दिखती है, लेकिन शिक्षा में जो मेहनत होनी चाहिए, चूंकि वो नहीं दिखाई देती, कहीं ना कहीं सरकारें जो हैं उसमें उस तरीके के साथ में इन्वेस्टमेंट नहीं करती हैं। तो ऐसे बहुत सारे डायमेंशंस हैं। अंततः गत्वा उत्तराखंड के विकास का मॉडल क्या हो, बड़ा सवाल 25 साल के उत्तराखंड के सामने। आज जहां पर जनसंख्या हमारी 85 लाख से 1.25 करोड़ हो चुकी है, 25 साल में कुछ खोया कुछ पाया, तो जो पाया उसको भी हम देखें। अब देखिए, हर चीज का क्या है कि हम वही प्याज वाली बात कर रहे हैं, हम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि 25 साल में जो है हमारी जो राज्य की जो आर्थिकी है या जीडीपी है वो 25 गुना बढ़ गई। तो ये भी एक कथन है। साथ में ये भी कथन है कि हमारी जो राज्य की प्रति व्यक्ति आय है वो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, ये भी एक हकीकत है। लेकिन उसी के साथ में एक और हकीकत ये भी है कि सरकार के जो पिछले आंकड़े आए, उसी के आधार पर हरिद्वार जिले के एक व्यक्ति की औसत आय जहां 3,63,000 है, वहीं हमारे रुद्रप्रयाग जिले के एक व्यक्ति की औसत आय 93,000 है। तो ये जो फासला, क्या उत्तराखंड सिर्फ देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिला ही है? इस पर्वतीय राज्य का गठन क्यों हुआ? राजनीतिक तौर पर भी पहाड़ की आवाज कमजोर हुई है। 5 विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। 2002 और 2007 के चुनाव में पहाड़ में 40 सीट थी, वो घटकर के 34 सीट 2012 के चुनाव में हो गई और मैदान की सीट बढ़ गई। आज मैदानों में ही जनसंख्या बढ़ी है, मैदानों में ऊपर से भी लोग आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी आ रहे हैं। यहाँ के लोगों में भी एक छटपटाहट है। तो ना यहाँ का व्यक्ति संतुष्ट है, ना ऊपर का व्यक्ति संतुष्ट है। तो संतुष्ट कौन है? आप भले ही अगले 25 साल सारे के सारे 25 के 25 चुनाव जीत जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन लोगों की, और आप सिस्टम को मैनेज कर लें, आप पॉलिटिकली चीजों को मैनेज कर लें, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि जो आम जनमानस इस शहर का और इस राज्य का है, बहुत सारे पहलुओं पर अपने आप को दुखी और छला हुआ महसूस करता है। अगर आप अपने महल की दीवारों से बाहर निकलेंगे, और इसमें अदम गोंडवी साहब की अगर मुझे पंक्तियां याद आए कि वो कहते हैं ना कि फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े
झूठे हैं, ये दावा किताबी है और आगे भी उनकी पंक्तियां हैं, तो यही जो स्याह सच्चाई और हकीकत है। तो ठीक है भाई, जो व्यापारी आदमी है, जिसका बड़ा काम है, कोई बिल्डर है, कोई उससे जुड़ा हुआ है, उसको तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भैया ठीक है, पर्यावरण जाए भाड़ में, क्या फर्क पड़ रहा है भाई, हमें तो अपना व्यापार करना है। लेकिन जो आम व्यक्ति है उत्तराखंड का, तो उसको लेकर के, जैसा मैंने कहा, ये बहुत सारे राजधानी का मसला, ये तमाम मसले, ये पर्यावरण का मसला, पलायन का मसला, इन चीज़ों पर भी बहुत सा काम करने की आवश्यकता है। पलायन के ऊपर तो सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। पलायन को लेके तो हालत बहुत ख़राब है। पहाड़ बिल्कुल खाली हाँ, होते हाँ। जा रहे हैं और मैं अपना एक निजी अनुभव आपको हाँ। बताना चाहूँगा इसमें कि हम बहुत सारे लोग जो हैं पलायन हो चुके हैं, या तो हुँ, हम हो गए या हाँ। हमसे पहले वाली पीढ़ियाँ पलायन हो चुकी हैं। हुँ, तो हम कुछ लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाई हुँ, और सोचा कि चलो अपने पहाड़ में वापस कुछ काम किया जाए। हुँ। तो हमने अपना हेड ऑफ़िस भी जो है वो पहाड़ में बनाया। हाँ, हमने तैयारी करी कि हम अपने जो प्लांट लगाएँगे वो भी पहाड़ पे लगाएँगे। हाँ। हमारा सारा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पहाड़ पे होगा। हम शहर में कुछ नहीं, शहर में सिर्फ़ होगा तो एक इस तरह का एक एक ऐसा ऑफ़िस रखेंगे कि जैसे जो ऑनलाइन वर्क के लिए ज़रूरी है, हाँ। क्योंकि पहाड़ों में वो सुविधाएँ अभी नहीं हैं और आजकल अमेज़न, फ्लिपकार्ट ये सब चीज़ें जो हैं ऑनलाइन सामान को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बहुत ज़रूरी भी हो गया है। तो इसके लिए हमने देहरादून में एक ऑफ़िस बना दिया और बाकी हमने सारा का सारा पहाड़ में हमने हाँ, हाँ। तैयारी कर ली। अब पहाड़ में तैयारी करके हमने सारे वो लोग जोड़े हुँ, जो पलायन हो चुके थे, हुँ, या तो खुद से या उनसे पहले वाली पीढ़ियाँ, हुँ। लेकिन 100% पलायन वाले थे। इन सब लोगों ने मिलकर हमने लगभग 100 लोगों के आसपास का एक ग्रुप बनाया और वो ग्रुप ने काम करना शुरू किया। अब आपको यकीन नहीं होगा कि सरकार तरह-तरह के दावे करती है और बोलती है कि अभी आपने इन्वेस्टर समिट भी देखा होगा, सुना होगा कि आओ यहाँ पे सिंगल विंडो सिस्टम हमने कर दिया है, सब कुछ कर दिया है। सरकार के जितने डिपार्टमेंट्स से एक फैक्ट्री को लगाने के लिए परमिशंस चाहिए होती हैं, उन सब जगहों से परमिशन लेने के लिए हम लोकल्स को 3 साल लगे। तो ये तो सरकार की रियलिटी में स्थिति है और 3 साल इसलिए लगे क्योंकि हमारे ग्रुप ने स्टार्टिंग में ये बोला कि भैया हम कहीं 2 नंबर का पैसा नहीं लगाएँगे। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, हम बिल्कुल ऑथेंटिक काम करेंगे। अब उस ऑथेंटिक काम में हम जिनके पास जाएँ, बातें तो अच्छी हों लेकिन फाइल आगे बढ़े ही ना। कभी फाइल गायब हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। एक अनुभव तो हमारा ऐसा भी रहा कि जहाँ हमने पैसा देने के लिए मना किया, तो जो हमने फाइल जमा कर रखी है, वो बंदा वो फाइल को लेके, जिसके पास वो फाइल थी, वो लेके अपने घर पे बैठ गया। वो ऑफ़िस से ही गायब है। और क्यों? क्योंकि उसको सस्पेंड किया गया, वो फाइल ही लेके घर पे चला गया। उसने बोला कि अगर ये फाइल वहाँ से पास हो गई, तो जो मेरी बातचीत हो रखी है, तो मैंने जो पैसा माँग रखा है, वो मेरे को मिलेगा नहीं। वो फाइल ढूँढवाने के लिए हमारे को बहुत अच्छा प्रेशर डलवाना पड़ा, अलग-अलग जगहों से। तब जाकर वो फाइल निकल कर बाहर आई। तो ये सिस्टम तो हो चुका है कि सरकार, हम जो लोकल्स हैं, अगर कुछ करना चाह रहे हैं और पहाड़ में कुछ करना चाह रहे थे, सरकार ने कई ऐसे दावे किए, बोला कि छूट, कई तरह की छूटें दी। लेकिन वो उन छूट्स को लेने के लिए जब हम पहुँचते हैं कहीं, जैसे हम बैंक में गए, बैंक में हमने अपने डॉक्यूमेंट्स जब हमने पहली बार सबमिट किए, तो त्रिवेंद्र जी की सरकार थी और उन्होंने कहा कि उसकी ज़रूरत नहीं है 143 की। अगर आप पहाड़ में अपनी ज़मीन पे कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो 143 के लिए उन्होंने कैंसल करने को लेके बातचीत कर दी थी। तो ये दावे तो किए गए थे। जब बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले बोलते हैं कि त्रिवेंद्र जी के पास ही जाके लोन ले लो। हमारे पास ऐसा कोई गज़ट नहीं आ रखा है। जब तक हमारे पास आएगा नहीं तब तक हमको तो चाहिए। वो काम भी हमें करना पड़ा। सिर्फ़ 143 के लिए ही हमको 1 साल लग गया। वजह थी कि हम पैसा नहीं देना चाहते थे। जो एक्चुअल पैसा जो सरकार के खाते में जाना है, हम वो देना चाह रहे थे। क्योंकि जिस अधिकारी ने जो काम करना है, उस अधिकारी को तो सरकार उसके लिए सैलरी दे रही है। लेकिन आप ये सोचो कि 1 साल तक हम लड़ते रहे, 1 साल के बाद भी काम तभी हुए जब हमने कुछ एक्स्ट्रा खर्च किया। तो देखिए, तो ये स्थिति है। यही जो आपने देखिए, जो आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, और आप लोगों का एक बड़ा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप था। आप लोग अपने-अपने स्तर से रसूखदार लोग हैं, आप यहाँ के स्थानीय हैं। उसके बावजूद भी जो है आपको एड़ी-चोटी एक करनी पड़ गई और इतना समय लग गया।
अब जब हम रिवर्स पलायन की बात करते हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि लोगों ने रिवर्स पलायन नहीं किया, लेकिन जिन लोगों ने किया और जिनकी सक्सेस स्टोरीज को यदा-कदा दिखाया जाता है या जिनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जाती है, वो उन्होंने अधिकांश अपने पुरुषार्थ से किया। उसमें कहीं सिस्टम ने कोई उनकी बहुत ज़्यादा मदद की हो, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जो अधिकांश सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी, वो लोगों के, चाहे वो होम स्टे होगा, चाहे वो हॉर्टिकल्चर होगा, चाहे वो एग्रीकल्चर होगा, क्योंकि यही 2-4 चीज़ें हैं, या कोई पशुपालन होगा, तो वो उनका, जैसा मैंने कहा, अपना पुरुषार्थ, उनका अपना कमिटमेंट, उनका अपना संकल्प है कि भाई वो लगे हुए हैं उसको लेकर के। लेकिन संस्थागत स्तर पर कोई बहुत बड़े बदलाव आ पाए हों, और जब हम पलायन की बात करते हैं, देखिए ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और कोई भी एक रीजनेबल जिसकी कॉमन सेंस होगी, वो इस बात से सहमत है और स्वीकारता भी है कि पलायन अपने आप में गलत नहीं है। भाई हमारे भी तो परिवारों ने पलायन किया है। बिल्कुल। तो आज अगर बेहतरी का पलायन होता है, आज आप के बालक या बालिका को ही आज किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अपेक्षाकृत देहरादून से अगर उन्हें एडमिशन मिलता है, तो निसंदेह उन्हें बाहर जाकर के पढ़ाई करनी बिल्कुल चाहिए। तो करना ऐसे पड़ेगा। ही तो समाज का विकास होगा। लेकिन असल में समस्या आपकी, आपके बालक या आपकी बेटी की नहीं है, समस्या उस फोर्स्ड पलायन की है, जहां पर व्यक्ति को जो एक बिल्कुल बेयर मिनिमम जो अर्निंग होनी चाहिए, 8-10 हजार रुपए की भी, जब वो भी वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है और मजबूरी में व्यक्ति को जाकर के जो पलायन करना पड़ता है, असल में ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसको भी जो है समझना और स्वीकारना, क्योंकि पलायन हो क्यों रहा है, पलायन रोजगार के अभाव में हो रहा है, पलायन शिक्षा, ये स्वयं सरकार की ही जानकारी दी हुई है। जो पलायन निवारण आयोग है, वो समय समय पर अलग अलग रिपोर्ट जारी करता है, तो उन्हीं की जो रिपोर्ट्स पब्लिक डोमेन में आती हैं, उसी के आधार पर हमें जानकारी मिली है कि 50% लोगों का जो पलायन है, वो रोजगार के अभाव में। और ये जो रोजगार है, इन लोगों की अपेक्षा ये नहीं है कि हमें पहाड़ में कोई 50,000 रुपए की नौकरी चाहिए, लेकिन एक जो बेयर मिनिमम, जो कम से कम जो एक एक्सपेक्टेशन होती है, अगर वही उनकी जो है वो वहां पर फुलफिल होती है, तो संभवतः वहां पर लोग रुकेंगे। तो रोजगार, शिक्षा, अब शिक्षा भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है। तो लोग जो है अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि 25 साल में भी आप वो बेसिक शिक्षा की वहां पर व्यवस्था नहीं कर पाए। और स्वास्थ्य, जो बुजुर्ग होगा उसको स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य नहीं है तो वो यहाँ आ रहा है, जो बच्चा है उसे पढ़ने के लिए आ रहा है, तो वहां पे बचा कौन? तो और वो वही बच गया जो कि जिसके पास कोई विकल्प नहीं है। और इसके अलावा हाल के वर्षों में जो जानवरों ने जो वहां पर आतंक मचाया है और जो बेतरतीब तरीके से जो तमाम जो चीजें हो रही हैं, तो ये जो पूरा जो पलायन का जो पूरा एक नैरेटिव अपनी आंखों के सामने धीरे धीरे उभरते हुए आ रहे हैं। और मैं, अमित भाई, वो बात, सॉरी मुझे अब याद आ रही, मैं बात पूरी उस समय नहीं कर पाया था, जो हमने राजनीतिक तौर से भी, जो हमने, क्योंकि पलायन और पहाड़ को पॉलिटिक्स यानी राजनीति से भी जोड़ना बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी। और आने वाले समय में परिसीमन। तो असल में जो पूरे, जब पहाड़ की आवाज ही कमजोर होगी, जब पहाड़ में पलायन होता रहेगा, देखिए पलायन तो हो ही रहा है, तो लोग भी वहां से कम होते जा रहे हैं, तो राजनीतिक तौर पर भी पहाड़ की आवाज जो है वो कमजोर हो रही है। 2012 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि पहाड़ की सीटें कम हुई थी, मैदान की सीटें बढ़ी थी। तो और ये चूंकि मैदान की तो जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, पहाड़ की अपेक्षाकृत बहुत कम बढ़ी है, जो वोटर बढ़े हैं, तो ये जो पूरा जो परिदृश्य है, अब इसमें तो भाई किसी को बैठ करके चिंतन मनन करने की आवश्यकता है कि अगले 5 सालों के बाद में या अगले 10 सालों के बाद में और 20 साल, जो अलग अलग सिनारियोज की हम बात करते हैं कि उत्तराखंड क्या होगा, उत्तराखंड कैसा होगा, इसको लेकर के क्या नीतियां बननी चाहिए, क्योंकि नीति बड़ी इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेटिकली या एनवायरमेंटल क्या चेंजेस आएंगे, हमारे शहरों के क्या हाल होंगे, तो इसको लेकर के अब सरकार तो मैकेंजी जैसी कंपनियों को 80 करोड़ रुपया देकर के यहाँ पर 2 साल के लिए ऐसी कंसल्टिंग कंपनीज को लाती है। तो क्या उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड राज्य की जीडीपी को दुगना करने का होना चाहिए? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या आर्थिकी तो आप दुगना करने में लगे हुए हैं, लेकिन प्रदेश के जो 1,30,00,000 लोग हैं, 1.25 करोड़ लोग हैं जो कि बढ़ेंगे आने वाले समय में, इन 1,30,00,000 लोगों के जो अंतिम छोर तक व्यक्ति बैठा है,
उस तक जो है हम कैसे वो सुविधा पहुंचा पाते हैं, मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी बेहद ईमानदारी के साथ में इन तमाम बदलावों को मद्देनजर रखते हुए काम किए जाने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पलायन को लेके तो बहुत दिक्कतें हैं। हम्म, क्योंकि पलायन तो हो ही इस वजह से रहा है कि अगर आपके पास रोज़गार, हम्म, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 3 चीज़ अगर पहाड़ों में होती और अच्छी होती, हम्म, तो पलायन होने की दिक्कत ही नहीं थी। आज तो अभी मैं कुछ टाइम पहले अपने गाँव गया था, तो उस मेरे गाँव के आगे हाँ, 1-2 गाँव आगे एक सरकारी स्कूल है। उस सरकारी स्कूल के बारे में मैंने पता किया, तो वहाँ 3 लोग हैं जो मेरे ख्याल से 2 टीचर थे और एक कोई स्टाफ। तो 3 लोग एक स्कूल में हैं और वो पढ़ा रहे हैं एक बच्चे को। बताइए। तो ये स्थितियाँ हो चुकी हैं पहाड़ की। तो सरकारी नौकरी में मतलब पहाड़ मतलब जो सरकारी नौकरियाँ पे देख रहे हैं, जॉइन कर रहे हैं, वो सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं कि एक अच्छी सैलरी मिलेगी। लेकिन सरकार ऐसी पॉलिसियाँ क्यों नहीं बना पाती कि सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो जाएँ कि वो प्राइवेट से किस चीज़ की कमी सरकार के पास है? क्या बजट की? अगर एक प्राइवेट स्कूल चलाना है, तो हम 2-4 लोग मिलकर एक प्राइवेट स्कूल खोल सकते हैं और अच्छी सुविधाओं के साथ उसको अच्छे से चला भी सकते हैं। वहीं सरकार के पास ना तो बजट की कमी होती है, ना जगह की कमी होती है, उसको जहाँ जितनी जगह चाहिए, उतनी ले सकता है। स्कूल को जैसा मर्ज़ी वैसा बना सकता है, किसी तरीके की कमी नहीं है, लेकिन एक ही चीज़ की कमी है, वो है वहाँ पे अच्छी व्यवस्थाओं की, अच्छी शिक्षा की। सरकारी मेरे को एक चीज़ समझ में आती है कि सरकारी नौकरी में या सरकारी टीचर जो हैं, ये वो होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे नंबरों से अपने आप को मतलब ये पास किया है इन्होंने अपने एग्ज़ाम्स को और फाइट किया है इन्होंने हज़ारों लाखों लोगों के बीच में फाइट करके टॉप में निकल के आए हैं, तब जाकर ये सरकारी स्कूल हम्म, में टीचर लगते हैं। वहीं प्राइवेट स्कूल में वो टीचर होते हैं कि जो कहीं नहीं निकाल पाए अपने आप को, जो किसी अच्छी जगह पे नहीं निकल पाए, किसी अच्छी आज भी मैंने एक जो मेंटालिटी देखी है, कोई भी ये सोच के नहीं चलता है कि मेरे को प्राइवेट में टीचर बनना है। वो लेके यही चलता है कि मेरे को सरकारी में टीचर बनना है, वहाँ नहीं निकल पाया तब वो देखता है कि प्राइवेट में मैं कहाँ चला जाऊँ, कहीं मेरे को कुछ ना हम्म, कुछ मेरा काम हो जाए। वो अच्छी एजुकेशन दे पा रहे हैं लेकिन, हम्म, जो अच्छे टॉप के जो लोग हैं, जो जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी, बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स को फाइट करके निकाला हम्म। है, वो एक अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। ये बड़ी दिक्कत है। नहीं, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, पॉलिसीज़ तो हैं, ऐसा नहीं कि भई पॉलिसी नहीं है, लेकिन उन पॉलिसीज़ का अंततः तो क्रियान्वयन की बात है, कि आप उन पॉलिसीज़ का कैसे क्रियान्वित आप उनको करते हैं। जैसा अभी आपने उदाहरण दिया कि भई 3 टीचर और 1 बच्चा, ऐसे ही करके अभी हाल ही में भी कुछ जानकारी सामने आई थी कि 17-18 हज़ार हमारे यहाँ पे स्कूल हैं, तो उनमें से लगभग 20% स्कूलों में तो कोई प्रिंसिपल ही नहीं है, तो कहीं पर प्रिंसिपल नहीं है, कहीं पर टीचर नहीं है, कहीं पर टीचर हैं तो बच्चे नहीं हैं। तो ये जो पूरा जो लैंडस्केप है, अ, अब चाहे हम उसको पॉलिसी बोलें या उसका क्रियान्वयन बोलें, तो ये जो गैप्स हैं चारों तरफ, अब इनको आप कैसे प्लग इन करते हैं? ऑफ कोर्स ये भी हमें स्वीकारना चाहिए कि भई कुछ तो व्यक्तिगत स्तर पर जो, अब देखिए, लेकिन ये बात फिर वही आती है, चाहे पलायन की बात हो और वो तो जीवन का कोई भी पहलू हो सकता है, कि भई कोई व्यक्ति पुरुषार्थ करता है। कई लोग तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई बराबर ही करता है, कुछ लोग व्यापार में बहुत अच्छा करते हैं। तो वो तो उनका अपना व्यक्तिगत पुरुषार्थ, उनका प्रारब्ध, उनकी अपनी मेहनत, तमाम वो पहलू होते हैं। तो हमारे सिस्टम में भी व्यक्तिगत तौर पर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनमें कुव्वत है और वो अच्छा भी करते हैं, तमाम दुश्वारियों के बावजूद वो अच्छा भी करते हैं। लेकिन आप और हम तो उन चंद लोगों के बारे में ना बात करते हुए, आप और हम तो एक संस्थागत स्तर पर जो है अपनी चिंताओं को, ये जो हमारी बातचीत हो रही है, उसको यहाँ पर सामने ला रहे हैं। तो संस्थागत स्तर पर हमारा पूरा सिस्टम कैसे ऊपर उठे, चीज़ें बेहतर कैसे हों, जो कमियां हैं वो कैसे कम हो। तो पर एक और बात बताइएगा, अजमेर जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, हमें काफ़ी समय हो गया बातचीत करते हुए, तो कितना मालूम ही नहीं पड़ा, इतना टाइम निकल गया। तो सर कितना मतलब आप कब इसको वो भी मेरे को लग रहा है कि मैं आप भी शायद थक गए होंगे, तो मैं हाँ, आपको बताऊँ सर, वैसे तो हमारे पास लिमिटेशन कोई है नहीं, हाँ, लेकिन क्योंकि हमें क्वेश्चंस क्लोज भी तो, हाँ, हाँ, क्वेश्चंस इतने हैं हाँ। कि मेरे को लगता है कि अभी 2-3 घंटे और निकल सकते हैं। आपको तो पता है, मुझे अभी विजय माल्या का एक बड़ा जो ये जो पॉडकास्ट है, मेरे को पता नहीं आप देख पाए, अजमेर, तो हुँ, वो 4 घंटे का पॉडकास्ट राज शमानी के साथ किया और वो बड़ा वायरल, 2 दिन में ही 13-14
मिलियन व्यू जो है पार कर चुका है। तो खैर आप और हम तो 4 घंटे बातचीत नहीं करेंगे और हम जो है विजय माल्या भी नहीं है, तो लेकिन ये है कि अच्छा सर, इसको जल्दी इसको रैप अप करते हैं। हाँ, रैप अप करते हैं। इसमें अभी एक दो क्वेश्चंस तो जो जरूरी हैं उसको लेके चलते हैं। एक आपका सर फाउंडेशन है एसडीसी। एसडीसी फाउंडेशन जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है सर। शुक्रिया, थैंक यू। तो अब ये जो काम कर रहा है ये हमारे अब मैं ये दोनों चीजों को जोड़ रहा हूँ सर आपस में। जो हमारे पर्यटक यहाँ से जा रहे हैं पहाड़ों में, बिल्कुल लास्ट छोर तक पहुंच रहे हैं। अब तो कोई जगह छोड़ी ही नहीं है पर्यटकों ने कि वो जहाँ, मतलब एक पहले कहावत हुआ करती थी ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो यहाँ अब वो हाल हमारे पर्यटकों का हो चुका है कि जो हम यहाँ के लोकल्स होने के बाद जो चीजें हमने नहीं सुनी वो हमारे को वो पर्यटक बता रहे हैं जो बाहर के हैं। इन्फ्लुएंसर्स, बिल्कुल सही बात है सर। तो अब ये जब जाते हैं तो आज हमारे जीवन में प्लास्टिक एक ऐसी चीज हो गई है जिससे हम अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। लेकिन ये प्लास्टिक हमारे पहाड़ के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदायक है वो शायद मेरे से तो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से आप जानते हैं और आप बता भी सकते हैं। तो ये हम अपने पहाड़ को, अपने पर्यावरण को इस प्लास्टिक से कैसे बचाएं, और खास तौर से पर्यटकों के लिए आपका क्या संदेश है इसमें? सिक्किम ने 2 लीटर से कम की पानी की बोतलों को, जो पैकेज वाटर होता है, उसे बैन कर दिया है। तो अगर मैं आपसे ही कहूं कि अगर आप सरकार में, तो भाई हम यहाँ क्यों नहीं बैन कर देते? भाई बहुत सारा जो पोल्यूशन है, प्लास्टिक पोल्यूशन, वो तो असल में हो किससे रहा है? इन्हीं तो से हो रहा है, चाहे वो पानी की बोतल है या कोई पैकेट्स हैं, चिप्स के पैकेट हैं, तमाम चीज़ें जिन्हें तकनीकी भाषा में MLP कहा जाता है, मल्टी लेयर प्लास्टिक। तो अब देखिए अल्टीमेटली सारी चीज़ें फिर वो सिस्टम बनाने को ही लेकर के हैं। तो इसके भी अगर आप सारे डायमेंशंस को देखेंगे कि भाई इतना प्लास्टिक, क्या हम पानी की बोतल है, अगर हम पानी की व्यवस्था ही पूरे अपने पर्यटक स्थलों पर कर दें और हम पर्यटकों को प्रेरित करें कि आप भी जो है अपनी बोतल लेकर के चलें। और वैसे ही हमारे यहाँ पर तो जो जितना प्राकृतिक स्रोत है उसका पानी तो बहुत ही बेहतरीन है। तो अगर हम उसको दिखा पाएं, क्योंकि भाई बहुत से लोग बाहर से आते हैं, उन्हें पता नहीं होता है, तो हम पानी की अगर गुणवत्ता को दिखा पाएं, उन्हें दिखा पाएं कि भाई ये वाला पानी तो आपके पैकेज वाटर से बेटर है, तो हम लोगों को वो प्रेरित करें। तो एक तो ये वाला जो पूरा जो शिफ्ट है कि क्या हम कुछ चीज़ों पर बैन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको सिक्किम का उदाहरण दिया, इसी तरीके के साथ में असम की सरकार ने भी जो छोटी बोतलें हैं उन पर बैन किया हुआ है। तो इस तरीके की चीज़ें। और दूसरा तो खैर फिर जो पूरा मसला जो हमारे संग्रहण को लेकर के है, अगर मैं चारधाम रूट की ही बात करूं तो इसमें लगभग जो शहर, छोटे छोटे शहर आते हैं, उनकी जनसंख्या करीबन 6 लाख के आसपास है। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो हमारे यात्री हैं वो सिर्फ शहरी क्षेत्र से नहीं गुजर रहे, क्योंकि हमारे पहाड़ के शहर तो बड़े छोटे हैं, वो तो 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर में शहर निपट जाता है। तो जिसको हम निकाय कहते हैं, जो हमारी नगर पालिका या नगर पंचायत है, वो तो 1 किलोमीटर में सिमट गई, तो बाकी क्षेत्र तो हमारा पंचायत का क्षेत्र हो गया, या हो सकता है कोई और क्षेत्र होगा। तो वहां पर क्या, तो जब तक आपकी व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि कहीं कोई व्यवस्था तो है नहीं है, या व्यवस्था है भी तो बड़ी सीमित है, तो इसीलिए पर्यटक जो है उन चीज़ों को दाएं बाएं इधर उधर फेंक रहे हैं। तो भाई आप इसके कलेक्शन की कोई व्यवस्था बनाएं, आप उसको, जिसे हम रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल कहते हैं, तो ऐसे कई सारे इसके पहलू हैं कि भाई हम उन पर काम करें। हम पहली बात, हमारे पहाड़ों में प्लास्टिक कम आए, हम ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश करें, जैसे हमने पानी का उदाहरण देखा। दूसरा फिर जो हमारा पूरा रूट है उस पर हमारी अपनी व्यवस्था को हम सुदृढ़ कैसे बना पाते हैं, हम उस कलेक्शन को इंश्योर करें, ये इंश्योर करें कि जो हमारे जो जितने होटल हैं, धर्मशाला हैं, लॉज हैं, हमारी दुकानें हैं, हमारे ढाबे हैं, वो अपने वेस्ट को कैसे, तो हमें उनकी भी भागीदारी को सुनिश्चित करना है। तो उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करे बिना तो ये कोई भी सिस्टम जो है लागू नहीं हो सकता है। और हमारे सामने तो कितना प्यारा और स्वर्णिम उदाहरण इंदौर शहर का है, जिसने अपनी पूरी काया पलट दी। हमारे सामने सूरत शहर का है, जहाँ पर शहर में 30 साल 35 साल पहले प्लेग हुआ, उस शहर ने अपनी तकदीर और तस्वीर बदल दी। लेकिन अमित भाई देखिए, अल्टीमेटली वो सिस्टम के अंदर वो जोश और जुनून और वो संकल्प होना चाहिए। जब तक सिस्टम शिथिल होगा और सिस्टम दाएं बाएं अपना फायदा देख रहा है और नीरसता के साथ अपना काम कर रहा है, और ये ना कि ये चीजें तो टॉप से आती हैं। भाई अगर टॉप इस बात को लेकर के दृढ़ संकल्पित हो जाए कि भाई अगले 5 साल में तो ये मुझे 5 चीजें करनी ही करनी है,
तो भाई जब इंसान चांद में आज से 40-50 साल पहले पहुंच सकता है, तो आप और हम कोई बहुत बड़ी बातें तो नहीं कर रहे हैं। तो वो सिस्टम बने, और वो सिस्टम भी ऐसा बने कि वो 365 दिन चलने वाला सिस्टम बने। उस सिस्टम के अंदर इतनी ताकत और क्षमता होनी चाहिए कि उसमें उतार चढ़ाव सहने की क्षमता हो, क्योंकि हो सकता है कि उस शहर में, छोटे से शहर में मात्र 5,000 लोग रहते हैं, लेकिन पर्यटक के दौर में वहां पर 50,000 लोग आ रहे हैं। तो हम उस 50,000 के कचड़े को, उसे कैसे हम व्यवस्थित कर पा रहे हैं। और ये सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट की बात ही नहीं है, जो पूरा मल मूत्र की जो भी अगर हम बात करें, आज कांवड़ मेले में 5 करोड़ कांवड़िया यहाँ पर आते हैं, तो उनका प्लास्टिक वेस्ट, उनका मल मूत्र, हम उसका निस्तारण कैसे कर रहे हैं। तो आपके सवाल का जवाब यही है, जैसा मैंने कहा, कि हम उसे पहली बात तो कम लाने की कोशिश करें, इस पूरे रूट पर, इस पूरे उस पे सिस्टम बनाए। और उसी से जुड़ी हुई एक और बात, हमारे देश में एक कानून है जिसे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। उस कानून का सरल अर्थ ये है कि जो ब्रांड जो है, जो अपना माल प्लास्टिक के उसमें पैकेजिंग में बेचता है, उसे उतने ही प्लास्टिक का निस्तारण करना पड़ता है। लेकिन इस ईपीआर की पॉलिसी का एक और पहलू ये है कि जो ब्रांड है वो देश के किसी भी हिस्से से, उदाहरण के तौर पर मैं एक बड़ा ब्रांड हूं, मैंने एक साल में 10,000 किलो प्लास्टिक का उपयोग अपनी फैक्ट्रियों में किया। फैक्ट्रियां मेरी कहीं पर भी हो सकती हैं। अब मुझे 10,000 किलो प्लास्टिक का कहीं से कलेक्शन करना है, तो मेरे लिए अगर सरल और सुगम ये है कि मैं 10,000 किलो मुंबई और तमिलनाडु से कर लूं, भले ही मैंने उससे अपना माल उत्तराखंड में भी बेचा हो, तो मुझे उत्तराखंड आने की जरूरत नहीं है। तो ये जो ईपीआर का पूरा जो कानून है, उसे हम यहाँ पर कैसे मजबूती के साथ में लागू कर सकते हैं, कुछ रचनात्मक तरीके के साथ में। कोका कोला और पेप्सी और बड़ी बड़ी कंपनियों को थोड़ा सा ठंडा, थोड़ा गर्म, थोड़ा चाबुक भी लगाना है, थोड़ा प्यार से भी कहना है कि भैया आप हमारे कुछ शहरों को एडॉप्ट करेंगे। तो इस किस्म के मॉडल्स की आवश्यकता है। और अंततः एक और बात आपके साथ करना चाहूँगा कि हमारे जो छोटे या बड़े एनजीओ पहाड़ में काम कर रहे हैं, उनकी हैंड होल्डिंग करने की आवश्यकता है। किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कल की ही शायद बात होगी, एक बहुत अच्छा एनजीओ जो कि काम कर रहे हैं पहाड़ में, उन्होंने बड़े दुखी मन के साथ में मुझे लगभग 20-30 मिनट बात करा, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर सभी लोग, किसी का कोई इंटरेस्ट, वो अधिकारियों की बात कर रहे थे, किसी का भी इंटरेस्ट इस व्यवस्था को बनाने का नहीं है, उनका सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का इंटरेस्ट है। तो जब पूरे सिस्टम में ही इस तरीके का जंक लग जाएगा, जब पूरा सिस्टम ही प्रदूषित हो जाएगा, तो उत्तराखंड राज्य ने तो एक कूड़ेदान बनना ही बनना है। आपको और मेरे जैसे संवेदनशील लोगों को कितना ज्यादा दुख होता है जब हम ये कचड़े की गाड़ियों को देखते हैं कि जो डंपर होता है वो यूं पलटता है और अपना कचड़ा जो है, जिसे हम माँ गंगा नहीं बल्कि माँ गंगा कहते हैं, और माँ गंगा में जो उसे गिरा दिया जाता है। आज उत्तराखंड राज्य में हम डेस्टिनेशन वेडिंग्स की बात कर रहे हैं। त्रिजुगी नारायण में 30 से 35 जो है वहां पर शादियां हो रही हैं, वहां पर कचड़ा प्रबंधन की क्या व्यवस्था है। और ये सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ धाम और अन्य धामों की बात नहीं है, वहां पर तो फिर भी कुछ ना कुछ छोटे मोटे कुछ प्रयास हो रहे हैं, लेकिन पूरे उत्तराखंड राज्य की उसके विराट स्वरूप को देखते हुए 53,000 स्क्वायर किलोमीटर का उत्तराखंड राज्य, तो यहाँ पर बहुत सारे काम कचरा प्रबंधन को लेकर के होने की आवश्यकता है। तो यही कुछ चंद विचार, मुझे मालूम नहीं कि मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया, लेकिन कुछ इसके महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक सर आपका प्रोजेक्ट है वेस्ट टू वेल्थ, उसके बारे में कुछ संक्षेप में यही कहना चाहूँगा। आपका बड़ा समय लिया है, आपका ही बड़ा समय लिया है। तो हम लोगों ने इस प्लास्टिक बैंक परियोजना के माध्यम से 300 से ज़्यादा प्लास्टिक बैंक बनाए। हम लोग संस्थागत स्तर पर पिछले कुछ वर्षों से या पिछले कई वर्षों से प्लास्टिक वेस्ट पर बहुत छिटपुट काम करने की कोशिश करते हैं। तो इन 300 प्लास्टिक बैंकों के माध्यम से हम लगभग 1 लाख लोगों तक हमने अपनी पहुंच बनाई है। और जब हम कचरा प्रबंधन की बात करते हैं तो उसकी जो ABCD होती है कचरा प्रबंधन की, वो गीला सूखा आपने सुना ही होगा कि भाई आप अपने इसको अलग अलग करेंगे। और जैसे सेग्रीगेशन हम कहते हैं, आज इंदौर बना, तो इंदौर जो है उसी के आधार पर बना है। जो इंदौर में पूरे क्रांतिकारी बदलाव आया, तो चाहे वहां पर कोई 1000 करोड़ के भी अगर कोई व्यक्ति होंगे या कोई और भी होगा जो बिल्कुल जो भी काम कर रहे होंगे, तो सभी के घरों में, सभी के प्रतिष्ठानों में ये गीला सूखा होता है, उसको अलग अलग सेग्रीगेट करते हैं। तो इस प्लास्टिक बैंक प्रोजेक्ट के माध्यम से हम भी एक अलग जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो 1 लाख लोग हैं, इसमें 90-95% जो हैं 21 साल की
कम आयु के लोग हैं, तो हम उनके यहाँ पर एक व्यवस्था कायम करते हैं, उनसे जाकर के बातचीत करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं। ये प्रयास रहता है कि वो अपने प्लास्टिक वेस्ट को सेग्रीगेट करें, उसे वो अपने स्कूल्स और अपने कॉलेजेस में लेकर के आएँ, हम उसे फिर कलेक्ट करते हैं, हम उसे फिर उसकी फर्दर छँटनी करके उसकी रिसाइक्लिंग करते हैं। पिछले लगभग 1.5 साल में हमने लगभग 50,000 किलो, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन 50,000 किलो प्लास्टिक, जो कि नहीं तो हमारी सड़कों पर जाता, हमारी नालियों को चोक करता, वो जल भराव का एक और बड़ा कारण बनता, या उसे जानवर खाते और कुछ और चंद जानवर जो है वो उनका देहांत भी हो जाता, तो दुर्भाग्यवश देहांत हो जाता। तो उसको हमने होने से उसे बचाया है और अंततः गत्वा उसकी रिसाइक्लिंग करवाई है। और जो आपने शब्दों का प्रयोग किया, वेस्ट टू वेल्थ, तो कचरा असल में उसे कचरा ना मान करके अगर आप उसे एक पैसे के तौर पर देखें, आज व्यक्तिगत अपनी ही बात करूं, अपने ही घर की बात करूं, तो घर में जो अखबार आते हैं, आज आपके घर में भी जो अखबार है जिसे आप रद्दी कहते हैं, लेकिन आपको उस रद्दी का पैसा मिलता है। तो जिस दिन आप प्लास्टिक के बारे में भी यही सोचिएगा कि उस प्लास्टिक में भी, क्योंकि प्लास्टिक भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, और आपको अधिकांश जो है सड़कों पर पानी की बोतल नहीं मिलेगी, क्योंकि जिसको पेट बॉटल कहते हैं, उसका एक जो तकनीकी शब्द है, उसका बाजार में भाव वैसे तो शेयर मार्केट की तरह ऊपर नीचे होता है, लेकिन 25 से 30 रुपए किलो उसका भी रेट है। तो आने वाले समय में आप भी अगर इस बात का ध्यान रखेंगे, जो हमारे दोस्त लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि वो भी उसको भी अगर आप एक रद्दी की तरह देखें, प्रयास करें इस सोच को लाने की, तो जो है शायद हम अपने शहरों को, अपने नदियों को, अपने गाँवों को, अपने जंगलों पर्यावरण को, कुछ अपने पर्यावरण को कुछ बचा तो फायदा पाएंगे, पहुंचा सकते बचा हैं। पाएंगे। सर वैसे तो क्वेश्चंस आप अरे बहुत सारे नहीं, हैं नहीं, मतलब बहुत कुछ ऐसा है नहीं, कि जो मेरे को नहीं, लगता है कि लेकिन आपके साथ हमें डिस्कस नहीं, करना है। नहीं, मेरे को लगता है कि अब उस सारे डिस्कशन को ना किसी और दिन के लिए रखते हैं, बिल्कुल आपने बिल्कुल क्योंकि सही कहा। रहा तो नहीं जा रहा है। लेकिन अच्छा, फिर भी लास्ट में एक चीज है सर, जो कि मैं ना चाहते हुए भी मतलब उसको रोक नहीं पाऊंगा। 2017 में आपने चुनाव लड़ा क्या दोबारा इसकी कोई उम्मीद रखें हम? आप मुझे बताइए ईमानदारी से, आपको लग रहा है कोई कहीं से चांस दूर दूर तक? अजमेर सर भाई, ऐसा नहीं है मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। तो देखिए, मैं 2000, मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है ना, और मैं बड़ी स्पष्टता के साथ जवाब दूंगा। तो 2014 में मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। तो मेरा, जैसा मैंने कहा, मैं कोई एक ना तो पॉलिटिकल फैमिली से आता हूँ और ना मैं ऐसी परिस्थितियों में रहा। जिस कॉलेज में मेरी पढ़ाई हुई, वहाँ पर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पर भी कोई पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नहीं था। फिर मैं, जो भी मेरी लाइफ रही, तो मैंने 14 का चुनाव लड़ा, फिर मैंने 17 का भी चुनाव लड़ा, जैसे आपने कहा। तो देखिए, आज राजनीति में ना आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। तो आज की तारीख में देखिए, मेरा तो बिल्कुल मूड नहीं है चुनाव लड़ने का। लेकिन ये बोलने के बाद, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है भाई, आज चुनाव और राजनीति में जब तक आपके पास खनन और शराब और आपके स्कूल और तमाम या रिजॉर्ट या इस टाइप, तो मेरे पास तो ज़ीरो है। तो राजनीति करने के लिए आपको पैसा चाहिए, आपको धन बल चाहिए, आपके साथ में 10, 20, 50, 100 लोगों का एक समूह चाहिए। तो मैं उस हिसाब से बिल्कुल शून्य पर हूँ। तो एक तो ये वाली वास्तविकता, और दूसरा, मैं वाकई में, मेरा जो है इस समय, मेरा दिल जो है वो ये नहीं है, मैं चुनाव के बारे में नहीं सोच रहा कि भाई काश मैं चुनाव लड़ पड़ूं। लेकिन मैं ईमानदारी के साथ में आपको ये भी बात बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग मुझसे अपेक्षा करते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं। और अभी भी जो हालिया चुनाव हुआ, क्योंकि देखिए, बड़ी मैं मुंहफट तौर से बता रहा हूं आपको, अभी जो देहरादून शहर का भी जो मेयर का चुनाव हुआ, तो बहुत से लोगों ने मुझसे आकर के संपर्क किया, और बहुत से लोगों ने, राजनीतिक लोग भी आए और गैर राजनीतिक लोग भी आए, और बहुत से जो शहर के आम नागरिक हैं वो भी आए। लेकिन मैंने साफ और स्पष्ट तौर पर उनको मना कर दिया। मैंने कहा, मेरा बिल्कुल इच्छा नहीं है कि मैं चुनाव जो है मैं लड़ूं। अब लेकिन अगर हाथ की लकीरों पर 2027 में क्या लिखा हुआ है, तो ये तो मुझे भी नहीं मालूम, ये आपको भी नहीं मालूम। लेकिन मैं अगर अपने अंदर की बात आपको बोलूं और हकीकत में बोलूं, तो मेरा चुनाव लड़ने का कोई मन जो है अभी वो नहीं है। अभी नहीं है। अच्छा सर, लेकिन एक चीज़ है ना कि मैंने काफ़ी बार सुना है और काफ़ी टाइम से सुनता आया हूँ कि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है। आपने ये, जैसे जो आपका फाउंडेशन कर रहा है, प्लास्टिक को लेके इतना काम करता है, तो इसके लिए आपको उसमें उतरना पड़ा। मतलब जिसको एक तरह से देखा जाए तो एक वो हमारी पर्यावरण के लिए गंदगी है, उस गंदगी को साफ करने के लिए, उससे बचाने के लिए, उसी गंदगी के बीच में आपको आना पड़ा, तभी जाके आप उसको कर पा रहे हैं। तो और जितना मैंने
और भी सुना है कि आपके पास अलग-अलग पार्टी के लोग जो हैं लगातार संपर्क आपसे लगाए करते रहते हैं। मतलब हो सकता है, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद कोई न कोई अपनी तरफ खींचना चाहता हो कि आप जो है हमारी पार्टी से लड़ो या हमारी पार्टी से लड़ो, शायद ऐसा होता हो। तो आपको नहीं लगता कि बहुत सारे आइडियाज़ जो आपके पास हैं, हुँ। वो उस जगह पर बैठ के ज़्यादा ईज़िली किए जा सकते हैं अगर पावर में बैठें तो? क्योंकि यहाँ से तो हाँ। अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने एक डायरेक्ट संवाद जो है त्रिवेंद्र जी के लिए किया। अब उसके ऊपर वो क्या करते हैं इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर आप खुद से पावर में बैठे होते, तो इस चीज़ के ऊपर कम से कम आप उँगली उठा सकते थे या आप इसको रोक सकने के लिए शायद कुछ प्रयास करते कि जो ये काम हो रहे हैं, नदियों को नदियाँ रहने दें, ना कि उनको नाले बनाएँ। तो ये उस गंदगी में तो उतरना ही पड़ेगा गंदगी को साफ करने के लिए। देखिए 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि मैंने चूँकि प्रयास किया, तो मैं तो प्रैक्टिकली इस बात को बोल रहा हूँ कि मैं 2 चुनाव एक गैर राजनैतिक पृष्ठभूमि से होने के बावजूद प्रभु का मुझ पर बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा कि मैं चुनाव लड़ पाया। ये भी अपना और बड़े बेहतरीन तरीके के साथ में मेरे साथियों ने मैंने चुनाव लड़े। तो अब वो भी पहला आप चुनाव लड़ रहे हैं, वो सीधा आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा, जबकि मैं तो कभी क्लास मॉनिटर भी नहीं रहा। तो आप सीधा पहला एक चुनाव लड़ जाते हैं। तो ख़ैर तो उस और ये भी फिर बात आती है या अगर आप मुझसे पूछें कि भई आपकी क्या प्रेरणा थी? आपने चुनाव क्यों लड़ा? ज़रूरी तो नहीं है हर व्यक्ति तो चुनाव नहीं लड़ता है। तो मेरी यही सोच थी कि मैं कुछ जाकर के अच्छा कर सकूँ। तो अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो मेरे अंदर वो आग थी और संभवतः आज भी वो आग है कि मैं कुछ बेहतर कर सकूँ। तो इसलिए मैं उस कीचड़ में, अगर आप उसे कीचड़ बोलें, तो मैं उस कीचड़ में गया और मैंने ट्राई किया और उसके जो परिणाम थे वो आपको और हम सबको पता है। वो 14 में भी ट्राई किया। 2016 में तो मुझे एक राष्ट्रीय दल ने उत्तराखंड का अपना प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया, लेकिन चूँकि मेरी गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि है तो मैं उनकी जो तिगड़में थी मैं उसे ना तो मैं उसे समझ पाया और ना मैं उससे संतुष्ट हो पाया और मैंने त्याग ही कर दिया। मैंने उस पार्टी को ही छोड़ दिया। हुँ, हुँ। लेकिन चूँकि मेरे साथ में वही होते ही हैं भई, आपके साथ में उस माहौल में लोग जुड़ते हैं, तो हमने एक कहा कि ठीक है, हम निर्दलीय जो है चुनाव 2017 का हमने लड़ा और वो भी बड़ी शिद्दत और बड़ी मेहनत के साथ में, और पैसा शराब पिलाने में नहीं, लेकिन अच्छा खासा जो है चुनाव लड़ा। तो एक बात तो इस बात की पूरी ये बात निकलती है कि मैंने ट्राई किया, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि क्या समाज को बदलने के लिए राजनीति ही एकमात्र विकल्प है? तो इसका आप मुझसे इस बात के सहमत होंगे कि एक अध्यापक भी जो है, वो भी समाज में अपना योगदान दे रहा है। एक ईमानदार डॉक्टर भी अपना योगदान दे रहा है। एक अच्छा नागरिक भी जो है अपना योगदान, क्योंकि योगदान बड़ा और छोटा नहीं होता। देखिए हर कोई अपने-अपने तरीके से कर रहा सही बात है। है ना? तो लेकिन अगर हम एक अच्छे नागरिक बनते हैं, एक अच्छे प्रोफ़ेशनल बनते हैं, आप इतने लोगों को आप अपने संस्थान के माध्यम से रोज़गार दे रहे हैं, तो आपका भी आप एक अच्छा आपका अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन है। तो जीवन के इस पड़ाव पर मेरा ये सोचना और ये मानना है कि मैंने एक चीज़ ट्राई करी, उस पे मुझे सफलता नहीं मिली, मैं चुनाव नहीं जीत पाया, लेकिन मैं कम से कम अपने स्तर से मैं समाज के प्रति मेरी जितनी प्रतिबद्धता है या मैं जितना कर पाता हूँ, मैं उतना करता हूँ और मुझे कम से कम महसूस होता है, एक आत्मसंतुष्टि होती है। तो दूसरा, इस सवाल का जो दूसरा जवाब है, वो ये है कि समाज में कंट्रीब्यूट करने के लिए एकमात्र पॉलिटिक्स ही रास्ता नहीं है। तीसरा जो आपका एक और था कि क्या किसी पार्टी ने आपको संपर्क किया? तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि मुझे उत्तराखंड में काम करते हुए कुछ समय हो गया है, लेकिन आज तक मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने कोई बड़ा सीरियसली मुझे किसी भी पार्टी ने आज तक अप्रोच किया हो। तो मुझे आज तक कभी एक्चुअली किसी ने अप्रोच ही नहीं किया है। तो अब वो क्यों नहीं अप्रोच करते? उनको डर भी है ना अब सर। वो मुझे नहीं पता कि उन्हें मुझसे डर है या नहीं है। तो एक लेकिन हकीकत ये है कि मुझे आज तक किसी दल ने, जैसा मैंने कहा कि किसी ने आज तक जो है वो कि भई है ना, आपका स्वागत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और ऐसा तो है नहीं, भई छोटा राज्य है, लोग तो एक-दूसरे को जानते ही हैं। मेरे को लगता है कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। कुछ तो मतलब कहते हैं ना कि आप कितना भी आप गलत काम करो लेकिन कुछ काम आपको अच्छे भी करने चाहिए। तो मेरे को लगता है कि करना चाहिए। इसमें मैं थोड़ा मज़ाकिया बात बोल दूँ आपको। आपको पता है कि
बल्कि उत्तराखंड की एक और ये भी मैं इसको त्रासदी ही मानता हूँ कि उत्तराखंड में ये जो मान सम्मान कि आप मुझे शॉल पहनाते हैं, मैं आपको शॉल पहनाता हूँ, आप मेरी स्तुति वंदना करते हैं, मैं आपकी करता हूँ, तो ये भी एक उत्तराखंड का एक बहुत खतरनाक भी है और दुर्भाग्यवश भी है। तो एक आध बार मुझे कभी किसी ने अवार्ड देने के लिए बुलाया, तो अब अवार्ड भी ऐसे ही दिए जाते हैं, लोग तो बिल्कुल मुंह फट कहते हैं 10,000 रुपए दे दो, हम आपको अवार्ड दे देंगे। मैंने कहा मुझे फ्री में भी अवार्ड नहीं चाहिए, मैं ईमानदारी से आपको बात बोल रहा हूँ। तो खैर फिर उन्होंने मुझे बताया, कहते यार वो 20 लोगों को दे रहे हैं तो उसमें एक दो तो थोड़े से, उन्होंने मतलब मुझे जेन्युइन समझा, कहते एक दो आपके जैसे भी होने चाहिए, जेन्युइन भी हो, तो एक आध थोड़ा सा जो आपने बात बोली, तो एक आध जेन्युइन भी होने चाहिए। उन्हें मैं जेन्युइन लगा, वो एक अलग बात है। तो नहीं होना चाहिए सर, मतलब देखो आप कुछ भी कर रहे हैं, मतलब मैं तो ये पॉलिटिकल पार्टियों के लिए डायरेक्टली कह रहा हूँ कि आप कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, आप जो आपका दिल कर रहा है वो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन कुछ काम ऐसे जरूर करें जो जनता के हित में हो। और जनता के हित में वही करेगा जो जनता के बीच में रह के जनता का दर्द समझ रहा है, ना कि जनता को दर्द दे रहा है। और जनता इस समय बहुत दर्द में है। ठीक है सर, अभी इसको आज हम यहीं पे क्लोज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया। और मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं जब आपसे बात कर रहा था तो मैं आपके चेहरे पे ये देखने की कोशिश कर रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कह रही है यार कि आप बंद कर दो, लेकिन मुझे वो भाव नहीं दिखाई दिया। तो आपके स्टेमिना की मैं दाद देना चाहूँगा कि आपने इतनी गहराई से, एक तो पहली बार मुझे इन्वाइट किया और आपने सुना, तो उसके लिए न सिर्फ आपको लेकिन आपके जो साथी हैं अजमेर, आपको भी थैंक यू सो मच। आप बैठे रहे, यहाँ पे बने रहे, और विशेष तौर पर जो लोग हमें देखते हैं उनको कैसा ये हमारा चर्चा लगी है? बिल्कुल सर, उनको, मेरे को लगता है उनको तो बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत सारी चीजें आपसे आज जानने को मिली, हमको भी जानने को मिली और हमारे व्यूवर्स को भी जानने को मिलेंगी। लेकिन अब बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए हैं। अब मैं तो सोचता हूँ कि ये आज का पॉडकास्ट हम इसको क्लोज नहीं कर रहे हैं, ये एक इंटरवल है। मतलब इसके बाद हम एक समय, मतलब थोड़ा सा आपसे दोबारा से समय लेंगे और बहुत सारी चीजें, क्योंकि मतलब अंदर से तो ऐसा हो रहा है कि अभी बैठे रहें और थोड़ी देर और चर्चा करते रहे तो बढ़िया है, लेकिन आपका भी तो आज इसको यहीं पे क्लोज करते हैं सर। और अगली बार जब हम पॉडकास्ट में फिर दोबारा से जब बैठेंगे और सर से दोबारा से चर्चा करेंगे, अगर आपके कोई सवाल हो, आप कुछ जानना चाहते हैं, कोई आपका क्वेश्चन हो, तो हमें जरूर कमेंट करके बताइए और हम उन कमेंट्स को, उन सवालों को सर से पूछेंगे और फिर देखते हैं आगे क्या क्या होता है। सर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।